क्यूट एंगल के नाम पर विक्रांत, प्रणव, विक्रम और अभिषेक जेड के चेहरे पर स्माइल और हैरानी दोनों आ गया। वही ऋतिक का मुंह बन गया जिस पर उनकी स्माइल दुगनी हो गई। ऋतिक जी मुंह बनाते हुए बोला, गुड़िया आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी थोड़ी सी तो इज्जत कर लेती। दुनिया मुझे डेविल आरके के नाम से जानती है और आपने मेरे इज्जत का कचरा कर दिया। विक्रांत जी हंसते हुए बोले, गुड़िया की कोई गलती नहीं थी, उसका कहना बिल्कुल सच था। अब तुम सच बर्दाश्त ना कर पाए तो उसमें उसकी क्या गलती? फिर हंसते हुए बोला, ऐसे तुम लगते भी हो चिंपांजी के जैसे। वही कीर्ति अपनी नजरें नीचे किए सबकी बातें सुन रही थी। विक्रम जी प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोले, बच्चा आई प्राउड ऑफ यू, आपने जो किया बिल्कुल सही किया, आपको अपनी नजरें नीचे करने की जरूरत नहीं है। कीर्ति मासूमियत से बोली, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? मैंने आपको भी गलत साबित किया है, आपको भी काफी कुछ बोला था, आप तो उनके लीडर हो ना। विक्रम जी बच्चा, वक्त के साथ परिवर्तन होना जरूरी है, आपके अपने प्रमाण को साबित हुआ है और ऐसे भी उस समय आप मेरे लाइफ में एंगल बन के आई थी, आपको याद, हम बेस्ट बडी फॉरएवर है। फिर विक्रांत, प्रणव, ऋतिक और अभिषेक एक साथ बोले, हम भी बोल सब हंसने लगे। वही हमारे बॉयज कंफ्यूज से उन सबको देखने लगे। जब कबीर से रहा नहीं गया तो वह बोला, आप लोग एंगल से किस बारे में बात कर रहे हो, हमें भी बताओ, और ये क्यूट एंगल कौन है और उसका एंगल से क्या रिश्ता है? ऋतिक जी बोले, मैं बताता हूँ, हमारी प्रिंसेस क्यूट एंगल की शरारतें। इस पर कीर्ति का मुंह बन गया। कीर्ति के किडनैप होने के बाद फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अंडरवर्ल्ड और रिसर्च करना छोड़ दिया। उसके बाद हमारी दुनिया में कोई रंग नहीं रहा, हम सिर्फ ऑफिस में काम करते और अपने परिवार के लिए जीते। 2 साल बाद हमें मार्क का कॉल आया। मार्क हमारे हेड लैब का इंचार्ज और हमारा एक अच्छा दोस्त है। उसने बताया, कोई है जो हमारे दिए थियरी को चैलेंज कर रहा है, वो भी विथ प्रूफ। ये सुन हम लोग थोड़ा अजीब लगा। हमने अपना डेवल साइट खोला जिसमें हमारे रिकॉर्ड्स और रिसर्च शो होता है। हम ये देख हैरान हुए, किसी ने हमारे एक्सपेरिमेंट में कुछ अदर केमिकल ऐड कर उसको पूरी तरह चेंज कर दिया है। बहुत कोशिश करने के बाद हमें सिर्फ क्यूट एंगल नाम पता चला। क्यूट एंगल के सारे प्रूफ पहले से अच्छे और बेस्ट थे, लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। कोई मेरे ऊपर कैसे कमेंट कर सकता है? मेरे एक स्टेटमेंट पर क्यूट एंजल के कमेंट थे जिसका कुछ लोग मजाक बनाने लगे। गुस्से में आकर मैंने उसको अपने ग्रुप में ऐड कर काफी कुछ पूछ, लेकिन एंगल ने सबका सही जवाब दी। धीरे धीरे हम उससे इंप्रेस होने लगे। कुछ दिन बाद हमें पता चला वह सिर्फ 8 साल की बच्ची है। हमें ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन हमने ज्यादा नहीं सोचा। विक्रम तो उसका बेस्ट बडी बन गया। उसको जब भी कोई डॉट या प्रॉब्लम होता वो हमसे पूछती, जिसके कारण वह हमारी खुशियों की चाबी बन गई। हमने बहुत कोशिश की उसका लोकेशन ट्रेस करने की, लेकिन हम नहीं कर पाए। फिर अचानक क्यूट एंजल हमसे बात करना बंद कर दी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। फिर हम भी अपने लाइफ में बिजी हो गए। अमित हैरानी से बोला, मतलब इस दुनिया में कोई है जो डेविल्स को भी हरा सकता है? मैं तो आज और अबे से अपनी प्राइंसेस का फैन बन गया। आज के बाद मुझे जो भी पूछना होगा मैं प्राइंसेस के पास जाऊंगा। आर्यन और प्रत्यक्ष को कीर्ति पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होने लगा, लेकिन जब दोनों अमित की बात सुन तो दोनों अपनी आंखें छोटी कर उसको घूरने लगे। आर्यन थोड़ा कड़क आवाज में बोला, खबरदार मेरी प्राइंसेस के पास आए तो तुम्हें जो काम हो किसी और से पूछ लेना, लेकिन मेरी प्राइंसेस को परेशान नहीं करोगे। इस पर प्रत्यक्ष भी अमित का आंखों से धमकी देने लगा। प्रणव कीर्ति के बोले, गुड़िया आप क्यों अचानक हमसे बात करना बंद की थी? आपको पता है हम कितने परेशान हुए थे? प्रणव के इस बात कर कीर्ति थोड़ी उदास हो गई। वह बोली, हमें मना किया गया था। कीर्ति की बात किसी को समझ नहीं आई तो अभिषेक जी बोले, किसने मना किया था? पूरी बात बताओ हमें। कीर्ति, जब मैं लैब में थी और मुझे कुछ याद नहीं था, उस समय मैं सिर्फ किताबें पढ़ती और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करती। करीब 2 साल मेरे पास काफी नॉलेज आ गया। उसके बाद मुझे वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट के बारे में जानना था। वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट और उनके किए एक्सपेरिमेंट की रिग्रेडिंग में आर्टिकल पढ़ने लगी। उसी समय मुझे द डेविल्स के बारे में पता चला। मुझे इनका रिसर्च और इक्विपमेंट बहुत अच्छा लगा। कुछ प्रोजेक्ट में मुझे कुछ चेंज करना सही लगा, इसलिए मैंने वह कर दिया। मुझे नहीं पता था आप लोग को बुरा लगेगा और आपको मेरी बातें हर्ट करेगी। मुझे सच्ची में किसी से बात करना नहीं आता था। जब मैं आप लोग से बात करने लगी तब मुझे पता चला कैसे बात करते हैं। आप लोग से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। लेकिन 4 साल बाद जब ये सब रंजीत अरोड़ा को पता चल गया, उनके कहने पर मैंने आपसे सारे कनेक्शन तोड़ दिए। ये सब बोलते हुए उसके आंखों में नमी आ गया। कीर्ति को उस टाइम बहुत बुरा लगा था। सबको कीर्ति का अकेलापन और उसका दर्द समझ आने लगा। विक्रम जी उसको अपने गले से लगाकर बोले, बच्चा हम हैं आपके पास, आपके साथ हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। कीर्ति नम आंखों से बोली, पापा मुझे आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता था। मैं आप लोग के साथ जिंदगी जीने लगी थी, खुश रहने लगी थी। मुझे बात करना और हंसना भी आ गया था, लेकिन फिर सब खत्म हो गया। विक्रम जी कोई बात नहीं बच्चा, अब हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तभी ऋतिक जी बोले, मैं भी। इस पर विक्रांत जी बोले, तुम रहने तेरे से कहीं ज्यादा दिमाग हमारे प्राइंसेस के पास है।
थोड़ी देर बात करने के बाद आर्यन बोला प्रिंसेस अब आप रेस्ट करो, कुछ देर बाद हम घर जाएंगे। आर्यन की बात मान कीर्ति सो गई। 2 घंटे बाद कल मिलने का बोल सब वहां से निकल गए। रजावत मैंशन। सुबह से मैंशन में काफी ज्यादा चहल पहल था। मैंशन के हॉल में विक्रम जी, अभिषेक जी, विक्रांत जी, प्रणव जी और ऋतिक जी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। वहीं घर के बाकी बड़े बाहर गार्डन में बैठे थे। विक्रांत जी विक्रम से बोले अब गुड़िया कैसी है? एंटीडोट का कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ ना? विक्रम जी बोले रात में प्रिंसेस को थोड़ी प्रॉब्लम हुई लेकिन अब वह ठीक है, अभी वह रेस्ट कर रही है। प्रणव जी रेस्ट करने दो उसे, क्योंकि वह जितना ज्यादा रेस्ट करेगी मेडिसिन ज्यादा असर करेगा। फिर अपनी चारों तरफ देखकर बोले बाकी बच्चे कहाँ है? कोई दिख क्यों नहीं रहा है? अभिषेक जी बोले प्रतीक्ष, आर्यन, अमित, कबीर और रेहान आर्यन के स्टडी रूम में है। वही बाकी बच्चे गार्डन में आज के सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे हैं। जब से उन्हें हमारी पार्टी का पता चला है वो लोग के पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे हैं। ऋतिक जी बोले विक्रम क्या तुम गुड़िया को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने दोगे? फिर पप्पी फेस बनाकर बोले मैं हमेशा से एक बेटी चाहता था जो हमेशा मेरा साथ दे अपनी हिटलर माँ के सामने, लेकिन देखो मुझे मिला क्या, एक नालायक बेटा जो अपनी माँ का चमचा है, हमेशा मुझे मेरी बीवी से दूर करता है। इस पर विक्रम जी अपनी आंखें छोटी कर उनको घूरते हुए बोले खबरदार, अगर मेरी प्रिंसेस को अपनी तरफ करने का सोचा भी तो बोल उसको, आंखों से वार्निंग दिए, जिसे ऋतिक जी समझ गए। ऋतिक जी तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारे पास एक इतनी सुंदर और समझदार जीनियस बेटी है। एक मुझे देखो मेरा बेटा निकला, वो भी खड़ूस और नालायक। वही उनकी पत्नियां राधिका जेड के साथ किचन में काम करते हुए बातें कर रही थी। वो लोग अपना काम खत्म कर हॉल में आई थी, तभी उसको ऋतिक जी की आवाज आई। विक्रांत अग्निहोत्री की पत्नी अंजलि अग्निहोत्री, उम्र 50 साल, इनका एक बेटा है कबीर अग्निहोत्री। अंजलि एक फैशन डिजाइनर है। प्रणव शेखावत की पत्नी आरती शेखावत, उम्र 50 साल, इनका बेटा प्रणव शेखावत है। आरती एक डॉक्टर है, वही प्रणव बिजनेसमैन। ऋतिक रावत की पत्नी रिद्धि रावत, उम्र 50 साल, इनका बेटा रेहान रावत है जो एक आर्मी ऑफिसर है। रिद्धि जी एक हाउस वाइफ है जो अपने फ्री टाइम में राधिका जेड के साथ गो का काम करती है। इनकी पत्नियां भी आपस में दोस्त है। इनकी फैमिली को इनके डेविल्स होने का पता नहीं है। रिद्धि अपने कमर पर हाथ रख गुस्से में ऋतिक के सामने खड़े होकर बोली आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नालायक और खड़ूस बोलने की, और क्या कहा मैं हिटलर हूँ? अपने सामने रिद्धि को देख ऋतिक के चेहरे पर डर आ गया। वही बाकी सब ऋतिक की हालत देख हंसने लगे। ऋतिक अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऋतिक अपनी जगह से खड़े होकर रिद्धि से बोले रिद्धू मेरे बोलने का वह मतलब नहीं है, मैं हमारे सुंदर और समझदार बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? रिद्धि जी गुस्से में उनके पैर पर मारते हुए बोली आज अपने सोने का कहीं और इंतजाम कर लेना, बोल वहां से निकल गई। वही ऋतिक जी भी उनको मनाने उनके पीछे भागे। अभिषेक, प्रणव और विक्रांत उनकी हालत पर हंसने लगे। तभी उन्हें खुद पर किसी की घूरती नजर महसूस हुआ। वह अपने पास देखे उनकी बीवियां उनको ही घूर रही थी। आशा जी अभिषेक जी से बोली खबरदार, अगर आपने मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। अभिषेक जी आशा आप कैसी बात कर रही है? मैं हमारे बच्चों के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, वो तो हमारी शान है। अंजलि विक्रांत जी से बोली लगता है घर में रहकर बोर हो गए हो। विक्रांत जी अपनी पत्नी का इशारा समझ गए। वह अपनी बीवी को गले लगाकर बोले बेबी तुम और हमारा बेटा ही तो मेरी दुनिया है, तुम दोनों से दूर मैं कैसे रह सकता हूँ? यू नो ना आई लव बोथ ऑफ यू सो मच। हमारे डेविल्स में भी सबसे ज्यादा खौफ अपनी बीवियों का था। विक्रम जी को अपने दोस्तों के हालत पर हंसी आने लगी लेकिन वह हंसे नहीं। तभी राधिका जी उनसे बोले हम प्रिंसेस को देखकर आते हैं, वह अभी तक उठी नहीं है, उसने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। विक्रम जी बोले आप रहने दे, हम प्रिंसेस को लेकर आते हैं, आप जब तक उनके लिए कुछ हल्का नाश्ता बना दीजिए, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कीर्ति के तबीयत का सुन राधिका जेड के साथ अंजलि, आशा और आरती परेशान हो गई। राधिका जी थोड़ा पैनिक करते हुए बोली क्या हुआ हमारी बच्ची को? विक्रम जी उनको शांत करते हुए बोले कुछ नहीं हुआ है, प्रिंसेस को कल रात उनको थोड़ा फीवर आ गया था, इसलिए हम हल्के खाने का बोल रहे हैं। तब जाकर सब शांत हुए। राधिका जी बोले हम अभी बनाते हैं। तभी अंजलि, आशा और आरती भी राधिका के साथ किचन में चली आई क्योंकि उनको भी कीर्ति के लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाना था। अभिषेक जी विक्रम जी से बोले प्रिंसेस को थोड़ा आराम से संभालना, उसको आज पूरे बॉडी में पेन होगा। विक्रम हाथ सिर हिलाकर वहां से कीर्ति के रूम की ओर बढ़ गए। गार्डन में सब सजावट कर रहे थे। कृतिका पीछे सीढ़ी पर चढ़कर ट्री पर फेरी लाइट लगा रही वही बाकी सब आगे काम कर रहे थे। अचानक कृतिका जिस सीढ़ी पर खड़ी थी वह स्लिप करने लगा, वह ऊपर से नीचे गिरने लगी। डर से कृतिका की आंखें बंद हो गई। तभी उसको ऐसा फील हुआ जैसे वह अभी किसी के बाहों में है। कृतिका अपनी आंखें जैसे बोली, उसकी आंखें आर्यन के इंटेंस आंखों से जा मिला। आर्यन को अपने सामने देख कृतिका का चेहरा लाल हो गया, वही आर्यन के आंखों में चमक आ गया। कृतिका धीरे से बोली आर्यन हमें नीचे उतारे, कोई हमें ऐसे देख लेगा। आर्यन कृतिका को घूरने लगा, फिर उसको वहां से वैसे ही गोद में लिए थोड़ी दूर पर लाया, वहां काफी पेड़ था।
आर्यन कृतिका को अपने गोद से नीचे उतरा लेकिन खुद से अलग नहीं किया, उसके आंखों में देखते हुए बोला मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? और हमें ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? कृतिका अपनी नजरें नीचे किए बोली वो हमें टाइम नहीं मिला और हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे थे। कृतिका इस वक्त एक शॉर्ट टी शर्ट और एक सकट पहने बालों का पोनी बनाए काफी ज्यादा सुंदर लगा रही थी। आर्यन का कंट्रोल खुद से छूटने लगा, वह उसको अपनी हसरत भरी नजरों से देखने लगा। आर्यन कृतिका को खुद से चिपका अपने हाथ कृतिका के खुले कमर पर मूव करने लगा जिससे कीर्ति की आंखें बंद हो गई, उसी के साथ उसकी सांसें तेज हो गई। अगले ही पल आर्यन अपने ओठ कृतिका के ओठों पर रख डीप एंड पैशनेट किस करने लगा, इसी के साथ उसके हाथ कमर से होते हुए उसके ऊपर पाट कर आ गया। आर्यन उसके ऊपर पार्ट को हल्के से प्रेस किया तो कृतिका के मुंह से हल्की आह निकल गई, इसी के साथ आर्यन उसको फ्रेंच किस करने लगा। कृतिका भी उसका साथ देने लगी। करीब 25 मिनट बाद जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ तब जाकर दोनों अलग हुए। आर्यन कृतिका के नेक और कॉलरबोन पर किस के साथ बाइट करने लगा जिससे कृतिका की आहें निकलने लगी, जिसे सुन आर्यन एक्साइटेड हो गया। आर्यन के अपने एक हाथ से कृतिका के ऊपर इनर को ओपन कर दिया जिसे महसूस कर कृतिका कॉप उठी, उसकी पकड़ आर्यन के कंधे और कस गई। आर्यन कृतिका के कान के पास जाकर अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला जान रिलैक्स, कुछ नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा प्यार करूंगा। कृतिका आंखें बंद कर अपना सिर पेड़ से टिका ली, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। कृतिका के इस एक्शन पर आर्यन स्माइल करने लगा, इसी के साथ वह कृतिका के टी शर्ट को ऊपर कर उसके पेट पर किस और बाइट करने, उसी के साथ अपना एक हाथ उसके ऊपर बॉडी पर मूव करने लगा, वही उसका दूसरा हाथ उसके थाई पर था। कृतिका लंबी लंबी सांसें लेने लगी जिससे उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। आर्यन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, वह उसके ऊपर पार्ट पर किसके साथ बाइट करने लगा। 15 मिनट बाद उसका दूसरा हाथ थाई से होते हुए उसके लोअर पार्ट आ गया। कृतिका अभी भी आंखें बंद किए पूरी तरह आर्यन के प्यार में डूबी थी, तभी आर्यन अपने हाथ उसके लोअर इनर के ऊपर से सहलाया जिसे महसूस कर कृतिका के बॉडी के करंट लगा और वह होश में आकर अपना एक हाथ आर्यन के हाथ पर रख दी। आर्यन कृतिका को देखने लगा, फिर हल्की स्माइल के साथ उसके फॉरहेड पर किस कर बोला ट्रस्ट मी जान, शादी के पहले मैं कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना भी शरीफ नहीं हूं। तुम्हें अपने पास देख खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, तुम्हें प्यार करने से आज छोड़ रहा हूं लेकिन आगे नहीं छोड़ूंगा, लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा लेकिन तुम्हें अपने प्यार के रंग में रंग दूंगा। फिर वह वहां से अपना हाथ हटा कृतिका के ऊपर इनर को बंद कर उसकी हालत ठीक कर उसके ओठों पर हल्की किस कर बोला जान आज खुद को कंट्रोल कर रहे हूं लेकिन आगे नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जल्दी से अपनी पढ़ाई खत्म करो, मैं और वेट नहीं कर सकता। फिर लंबी लंबी सांस ले खुद को शांत कर बोला जाओ यहां से। कृतिका आर्यन की हालत समझ रही थी इसलिए वह उसके गालों पर किस कर वहां से भाग गई। वही कृतिका के इस हरकत और आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गया। वह बोला जान लगता है तुम्हें अपने प्यार को महसूस करना होगा, तुम काफी शरारती हो गई हो। भी आर्यन भी वहां से चला गया। आर्यन और कृतिका की सगाई हो चुकी है, फैमिली कृतिका के पढ़ाई पूरे होने का इंतजार कर रही है, वही आर्यन भी यही चाहता है कृतिका पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। तो क्या होगा आगे? कीर्ति का रूम। दवाई के असर से कीर्ति कभी तक सोई थी, वही अर्पित भी उसके पास उसका हाथ पकड़े बैठे ही सो रहा था। सुबह के 4 बजे अचानक अर्पित नींद से उठ गया, उसके आंखों के सामने नींद में भी बार बार कीर्ति का दर्द भरा चेहरा आने लगा जिससे उसको बेचैनी होने लगा। वह अपने रूम से निकल कीर्ति के रूम में आ गया। उस समय कीर्ति दवाइयों के असर से सोई थी। कीर्ति को सोता देख अर्पित का बेचैन दिल शांत हो गया, वह वही बेड पर कीर्ति के पास उसका हाथ पकड़ बैठ गया। अर्पित कीर्ति को देखते हुए सो गया। विक्रम जी जैसे ही रूम में आए उनकी नजर अर्पित और कीर्ति पर गया। कीर्ति का सिर अर्पित के गोद में था, वही अर्पित का हाथ कीर्ति के सिर पर था, दोनों के चेहरे पर मासूमियत था। विक्रम जी प्यार से अर्पित का सिर सहलाते हुए बोले बेटा उठ जाओ, सुबह हो गया। विक्रम के बोलने और अर्पित उठ गया। विक्रम जी को देख वह बोला पापा प्राइंसेस अब कैसी है? विक्रम जी आपकी बहन बिल्कुल ठीक है, अब तुम अपने रूम में जाकर रेडी हो जाओ, बाहर सब आए हैं, मैं प्राइंसेस को लाता हूँ। विक्रम जेड के बोलने पर अर्पित कीर्ति के सिर पर प्यार से किस कर वहां से निकल गया। अर्पित के जाने के बाद विक्रम कीर्ति को जगाए, उसके बाद उसको दवाई देकर रेडी करवाए। कुछ देर बाद कीर्ति रेडी होकर विक्रम जेड के साथ नीचे हॉल में आई। कीर्ति को अपने सामने देख आशा, अंजलि, आरती और रिद्धि के चेहरे पर चमक आ गया। कीर्ति को हॉल में देख राधिका जी उसके पास आकर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोले कैसी है मेरी बच्ची? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? बताओ अपनी मम्मा को। कीर्ति मासूमियत से बोली मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख मुझे, बोलकर गोल गोल घूमकर दिखाने लगी जिस पर सबके चेहरे पर स्माइल आ गया। फिर कीर्ति अपने पेट पर हाथ रख बोली मम्मा मुझे भूख लगी है। रिद्धि जी कीर्ति के पास आकर बोली मेरी बच्ची को भूख लगी है, चलो आज आपकी ब्यूटीफुल आंटी अपने हाथ से खाना खिलाएंगी। कीर्ति अपनी भूरी आंखों से टुकुर टुकुर उन्हें देखने लगी, तभी आरती जी उनके पास आकर रिद्धि के सिर पर हल्के से मारकर बोली पागल, पहले उसको अपने बारे में बताओ फिर आगे। वह कीर्ति से बोली बेटा हम आपकी आरती आंटी आपके कबीर भाई की माँ।
फिर वहां अंजलि जी आकर बोली, हम है आपकी अंजलि आंटी, आपके अमित भाई की माँ। फिर रिद्धि बोली, हम है आपकी रिद्धि आंटी, आपके रेहान भाई की माँ, लेकिन आज मुझे ब्यूटीफुल आंटी बोलना। कीर्ति को सब बहुत अच्छे लगे और सबसे ज्यादा रिद्धि। थोड़ी देर बाद कीर्ति डाइनिंग टेबल पर बैठी अपने सामने का नजारा देख रही थी। उसके चारों तरफ से आशा, अंजलि, आरती, रिद्धि और राधिका अपने हाथों से उसको खाना खिलाने। वही हमारे डेवल्स उनको देखने लगे। ऋतिक बोला, यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, हमारी बीवियों ने गुड़िया को अपना इंट्रोडक्शन हमारे बच्चों के नाम से क्यों दिया? वह हमारे नाम से भी इंट्रोडक्शन दे सकती थी। विक्रांत जी बोले, क्योंकि उनके नजर में हमसे ज्यादा वैल्यू हमारे नालायक बेटों की है। तभी ऋतिक बोला, धीरे बोल भाई, बहुत मुश्किल से मेरी वाली मानी है, अगर फिर से सुन लिया तो महाभारत हो जाएगा तेरे और मेरे घर में और हमें वनवास जाना पड़ेगा। मेरा कोई मूड वनवास जाने का नहीं है। विक्रम, अभिषेक और प्रणव जी भी इस बात पर अपना सिर हिला दिए। आज का पूरा दिन सबका का हंसी खुशी निकल गया। कीर्ति को सारी लेडीज छोड़ ही नहीं रही थी, वही उसको भी सबके साथ बहुत मजा आ रहा था। शाम का वक्त, सब लोग रेडी होकर गार्डन में आए। सबके हाथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट था कीर्ति के लिए, क्योंकि वह जब से आई थी किसी को टाइम नहीं मिला था उसको गिफ्ट देने का। सब कीर्ति को महंगे और सुंदर सुंदर गिफ्ट दिए। कीर्ति को सारे गिफ्ट पसंद आए, सब सिर्फ विक्रम का गिफ्ट बाकी था। विक्रम कीर्ति के आगे एक पेपर बढ़ा दिए। उस पेपर को देख कीर्ति के आंखों में चमक आ गया। वह एक्साइटेड होकर बोली, पापा क्या मैं जा सकती हूँ? ये सच है? विक्रम, जी हाँ प्राइंसेस, आप कल से 0P कॉलेज जा सकती है। हमने आपका एडमिशन मुंबई के बेस्ट कॉलेज में करवा दिया है। कीर्ति उनके गले लगा बोली, थैंक यू पापा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, फाइनली अब मैं बाहर जा सकती हूँ, वो भी कॉलेज, कितना मजा आएगा। कृतिका आकर उसके गले लगा बोली, वाह क्यूटी, हम अब सेम कॉलेज में पढ़ेंगे, कितना मजा आएगा। तभी उनके पास अरुण, अर्पित और वीर आकर बोले, हम भी वहां पढ़ते हैं। इस पर पांचों हंसने लगे। ऐसे ही मस्ती करते हुए सबने डिनर किया। डिनर कर सब अपने घर के लिए निकल गए। आश्रम, महागुरु अपनी आराधना में बैठे थे, तभी अचानक उनकी आंखें खुल गई। उनके चेहरे पर हैरानी, परेशानी और खुशी के भाव आ गए। वह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, समय आ गया है उनको अपनी शक्तियां धारण करने का। फिर वह अपने पास बैठे पंडित जी से कुछ बोले, जिससे सुन पंडित जी हाँ में सिर हिलाकर वहां से निकल गए। महागुरुजी, अभी आपका सच सबके सामने नहीं आ सकता है, अगर आया तो आप पर बुरी शक्तियां हावी हो सकती है, आपको पहले उन्हें संभालना होगा। फिर वह अपने ध्यान में लग गए। कीर्ति का रूम। कीर्ति आराम से अपने रूम में सोई थी। बालकनी खुले होने के कारण चांद की रोशनी कीर्ति पर पड़ने लगा, जिससे कीर्ति के शरीर से ब्लू लाइट निकलने लगा। इसी के साथ वह हवा में उड़ गई। कुछ देर बाद वह वापस बेड पर आ गई, लेकिन अब उसके शरीर से सफेद रोशनी निकलने लगा। कीर्ति अभी भी नींद में थी। नेक्स्ट डे सुबह जब कीर्ति उठी तो उसको खुद में कुछ चेंज महसूस हुआ। वह उठकर मिरर के सामने आई। खुद को देख वह हैरान हो गई। कीर्ति इस समय कांच के जैसे चमक रही थी। उसके शरीर से हल्की सफेद रोशनी निकल रहा था। वह खुद से बोली, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ऐसे बाहर कैसे जा सकती हूँ? किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो? फिर वह बाथरूम में चली गई। करीब 20 मिनट बाद वह बाहर निकली। वह आज फुल लेंथ फ्रॉक पहनी, जिससे उसके हाथ और पैर कवर हो गया, लेकिन उसके चेहरे का तेज वैसा ही रहा। कीर्ति खुद से परेशान होकर बोली, अब हम ऐसे कैसे बाहर जाए? सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। वह अपना चेहरा कवर कर गेट खोली। गेट पर बिशंभर जी खड़े थे। वह कीर्ति को देख हैरान हो गए। भले ही कीर्ति लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी, लेकिन उसके शरीर का तेज उसमें भी दिखने रहा था। वह जल्दी से अंदर आ गए। वही कोई और था जो कीर्ति को इस तरह देख शॉक होकर अपनी जगह पर जम गया। रूम के अंदर आकर बिशंभर जी कीर्ति को एक लॉकेट देते हुए बोले, प्राइंसेस आप ये पहन लो, इससे आप नॉर्मल हो जाओगे। कीर्ति कुछ नहीं बोल वह लॉकेट पहन ली। फिर बिशंभर जी से बोली, दादू ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? बिशंभर जी बोले, बेटा आपके सारे सवाल का जवाब आज शाम को मिलेगा, अभी आप नीचे चलो। कीर्ति का रूम। कीर्ति के शरीर से निकलने वाली सफेद रोशनी उस लॉकेट के पहने के बाद आनी बंद हो गई। कीर्ति को यह देख हैरानी हुई। वह हैरानी भरे लहजे में चंद्रकांत जी से बोली, दादू ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे शरीर से ये रोशनी कैसी निकल रही है? और आपको इन सब के बारे में कैसे पता चला? मैं तो सुबह से रूम में ही हूँ। चंद्रकांत जी उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोले, प्राइंसेस मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको बहुत जल्द सब कुछ पता चलेगा। और रही बात आपके शरीर से निकले वाली रोशनी की, तो उसके बारे में हम आपको शाम में बताएंगे। आप अभी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। अगर कोई बात हो तो आप हमें बताना। कीर्ति हमें सिर हिला दी, क्योंकि उसको इतना समझ आ गया था जरूर कुछ कैसा बात है जिसके बारे में उसके दादू के अलावा किसी को नहीं पता। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे आ गए। कीर्ति आर्यन के पास जाकर उसके बगल में बैठ गई, लेकिन आर्यन का ध्यान उस पर नहीं गया। वह किसी गहरी सोच में गुम था। तभी कीर्ति उसको हिलाते हुए बोली, भाई क्या सोच रहे हो आप? मुझे भूख लगी है, खाना दो ना।
कीर्ति के हिलाने पर आर्यन होश में आया। वह कीर्ति को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। कीर्ति जब से आई थी आर्यन उसको डेली अपने हाथ से ही ब्रेकफास्ट करवाता है, इसलिए अब कीर्ति को लगादत लग गया था। आर्यन खाना खिलाते हुए ध्यान से कीर्ति के फेस को देख रहा था, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। कीर्ति को मुस्कुराता देख आर्यन को सुकून मिला। ब्रेकफास्ट करने के बाद अर्पित और अरुण कॉलेज के लिए निकल गए। कीर्ति कल से कॉलेज जाने वाली थी। विक्रमजी और आर्यन ऑफिस के लिए निकल गए, वही बाकी सब भी अपने काम में लग गए। एक विला जो पूरा ब्लैक मार्बल से बना था, जिसके आसपास कुछ गार्ड्स ब्लैक कपड़े पहने अपने हाथों में हथियार लिए खड़े उस विला की निगरानी में लगे थे। उसी मेंशन के हाल में एक 70 साल का आदमी अपने सामने बैठे 55 साल के आदमी से बोला, रुद्राक्ष तुम लोग उस लड़की का क्या करने वाले हो? जो कारण है जल्दी करो। रुद्राक्ष बोला, बाबा आप उसकी टेंशन मत लो, उस लड़की को वह अच्छे से संभाल लेंगे, ऐसे भी उस लड़की की जान उनके हाथों में है। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, लेकिन बाबा उनका कहना है वह लड़की कोई स्पेशल नहीं है, वह भी नॉर्मल लड़कियों जैसी है, अगर उसके अंदर कुछ पावर होता तो हमें इतने सालों में पता चल जाता। वह बूढ़ा आदमी थोड़े गुस्से में बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर तुम से कुछ छूट रहा है, तुम्हारी माँ कभी गलत नहीं हो सकती, उन्होंने मुझे कहा था प्रजावत खानदान के लड़कियों में जन्म से कुछ स्पेशल पावर होता है जो उन्हें भगवान से मिलती है। प्रजावत खानदान का इतिहास काफी पुराना और रहस्यमय है, मुझे भी इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ भी हो मुझे रजावत खानदान की बर्बादी चाहिए किसी भी कीमत पर। रुद्राक्ष नफरत से बोला, बाबा इस बार वह रजावत मरेंगे, इस बार उनको कोई बचा नहीं पाएंगे, ऐसे भी उनकी कमजोरी पहले भी हमारे हाथ में थी और आज भी हमारे हाथ में है, बहुत जल्द वह चंद्रकांत रजावत आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, ये आपके बेटों का वादा है। बूढ़ा आदमी नफरत से बोला, हम उस चंद्रकांत रजावत की गर्दन अपने हाथों से काटेंगे, तभी हमारा अपने पिता और बहन को दिया वादा पूरा होगा। यह आदमी है वीरेंद्र प्रताप सिंह, रजावत खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन, इनकी सालों पुरानी है, ज्यादा नहीं लेकिन ये भी थोड़ा बहुत रजावत खानदान के इतिहास के बारे में जानते हैं। वीरेंद्र सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोले, उस पर नजर रखो, वह विक्रम अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, उस चिड़िया में उन सब की जान बसती है, वह विक्रम अपने बाप के जैसा नहीं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, इसलिए तो हमने पहले भी उसकी कमजोरी पर वार किया था और आज भी करेंगे, ना वह पहले कुछ कर पाया ना ही आज कर पाएगा। वीरेंद्र बोले, तुम लोग को जो करना है जल्दी करो, मुझे रजावत खानदान की बर्बादी के साथ अपने तीनों बेटे सामने चाहिए, मैं अपने परिवार को एक साथ देखना चाहता हूँ। रुद्राक्ष बाबा आपके तीनों बेटे बहुत जल्द आपके पास होंगे, बड़े भाई बहुत जल्द इंडिया आने वाले हैं, उनका वहां का काम लगभग खत्म हो गया है। फिर दोनों वहां से अपने काम के लिए निकल गए। रजावत इंडस्ट्री, आर्यन का कैबिन। आज सुबह से आर्यन के दिल में बेचैनी के साथ दिमाग में कुछ सवाल घूम रहा था। वह अपने कैबिन में लगे विंडो के सामने खड़ा बाहर का नजारा देखते हुए कल रात और आज सुबह के बारे में सोचने लगा। फ्लैशबैक, आर्यन रात के करीब 2 बजे तक अपने स्टडी रूम में काम करता रहा क्योंकि कल उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। आर्यन अपना काम खत्म कर जैसे ही अपने रूम की ओर जाने लगा, उसको कीर्ति के रूम से तेज रोशनी बाहर आते दिखा। कीर्ति कभी भी रात में अपना रूम लॉक नहीं करती थी क्योंकि उसके भाई और पापा हर रात आकर उसको चेक करते हैं, ये बात वह बहुत अच्छे से जानती थी। आर्यन खुद से बोला, प्राइंसेस अभी तक क्यों जाग रही है? उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, एक बार देखता हूँ कहीं प्राइंसेस कोई प्रॉब्लम में तो नहीं, बोल कीर्ति के रूम की ओर बढ़ गया। आर्यन धीरे से दरवाजा खोल अंदर आया। अंदर का नजारा देख वह अपनी जगह और शौक खड़ा रह गया। कीर्ति की हालत देख आर्यन को हैरानी के साथ घबराहट होने लगा। कीर्ति नींद में बेड से ऊपर हवा में उड़ रही थी, साथ में उसके शरीर से तेज नीली और सफेद रोशनी निकल रहा था। ये सब देख आर्यन को एक अनजाना डर लगने लगा। वह आगे बढ़ कीर्ति को पकड़ना चाहा लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पाया। आर्यन कीर्ति को आवाज लेने लगा लेकिन कीर्ति नहीं जगी। कीर्ति इस समय पूरी तरह से नीली और सफेद रोशनी में घिर गई थी। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वह रोशनी कम होने लगा। इसी के साथ कीर्ति वापस बेड पर आ गई। उसके शरीर से अभी भी सफेद रोशनी निकल रहा था। कीर्ति के बेड पर आते ही आर्यन जल्दी से उसके पास आकर उसको चेक कर उठाने लगा लेकिन वह नहीं उठी। आर्यन काफी देर तक वही कीर्ति के पास बैठा रहा। फिर करीब सुबह के 6 बजे वह अपने रूम में आया। उसके नजरों के सामने बार बार वह नजारा आ रहा था। वह कीर्ति से बात करना चाहता था। उसके दिमाग में काफी सवाल थे, इसलिए वह जल्दी से रेडी होकर कीर्ति के रूम के पास आया। उसी समय वह देखा कीर्ति के सामने चंद्रकांत जी खड़े हैं और कीर्ति के शरीर से अभी भी रोशनी निकल रही है। फ्लैशबैक एंड। आर्यन गहरी सांस लेकर बोला, कुछ तो है जो दादू हमसे छुपा रहे हैं, हो ना हो ये बात प्राइंसेस से रिलेटेड है। और वह रोशनी कैसी थी? इतना तो कंफर्म है प्राइंसेस हमारे जैसी नहीं है, मुझे दादू से बात करना होगा। थोड़ी देर बाद आर्यन अपने चेयर पर आकर बैठ गया। तभी उसका असिस्टेंट देव कैबिन में आया। वह बोला, बॉस आपकी मीटिंग है, मिस्टर जॉन मीटिंग हॉल में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। देव की बात सुन आर्यन अपने दिमाग को शांत कर मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गया।
आश्रम। चंद्रकांत जी महागुरु के सामने अपने हाथ जोड़े बैठे थे, उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। तभी महागुरु धीरे धीरे अपनी आंखें खोले, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ तेज था। चंद्रकांत जी उनको प्रणाम कर बोले, गुरुजी, प्रिंसेस को कल क्या हुआ था? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वह सच है? महागुरु, आपका सोचना सच है। उनको उनकी आधी शक्तियां मिल गई है, अब उनको शक्तियों का उपयोग करना सीखना होगा, तभी उन्हें बाकी शक्तियां मिलेंगी। उनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। चंद्रकांत जैद के चेहरे पर खुशी के साथ थोड़े परेशानी के भाव आ गए। वह बोले, इसका मतलब वह जगने वाला है, क्या उसका समय आ गया है? गुरुजी बोले, वह समय अभी नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। उनको खुद को तैयार करना होगा। हमें लगता है सबको सच्चाई जानने का समय आ गया है। इस युद्ध में आप लोग को उनका साथ देना होगा। वह इस बार अकेला नहीं होगा, उसके साथ कुछ और दुश्मन होंगे जिनका आप सबसे गहरा रिश्ता है, खून का ना सही दिल का। चंद्रकांत जी को कुछ समझ नहीं आया। वह बोले, गुरुजी, हमें समझ नहीं आया, आप बोलना क्या चाहते हैं? गुरुजी, समय आने पर आपको सब समझ आएगा। अभी के लिए आप उनको और उनके रक्षक को कल से आश्रम आने का बोल दे, हम उनका इंतजार करेंगे। चंद्रकांत जी हाँ में सिर हिलाकर वहां से निकल गए। महागुरु फिर से अपने ध्यान में लीन हो गए। अरोड़ा विला मेंशन के हॉल में बैठा राजीव अपने हाथ में पकड़े पेपर को नम आंखों से देख रहा था। उसके पास बैठे यश, काव्या और नीलम का भी कुछ वही हाल था। यश बोला, डैड, क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं? हम ऐसे कैसे अपना घर और कंपनी छोड़ सकते हैं? काव्या पैनिक करते हुए बोली, ओह गॉड, अब हम कहाँ जाएंगे? मैं अपनी फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? सब मेरा मजाक बनाएंगी। फिर रंजीत के पास आकर बोली, डैड प्लीज आप कुछ करो, मुझे गरीब नहीं होना। नीलम जी बोली, हाँ रंजीत, तुम्हें कुछ करना होगा, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? इस वक्त रंजीत के हाथ में कोर्ट का नोटिस था। उसके कंपनी और घर दोनों ही अब बैंक के अंडर गया था। उसके हाथ में अभी घर खाली करने का ऑफिशियल ऑर्डर था। रंजीत कुछ बोलता उससे पहले उसका फोन बजा। फोन पर शो रहे नंबर को देख रंजीत पहले शॉक हुआ, फिर उसको थोड़ा डर लगने लगा। वह खुद को शांत कर फोन उठकर बोला, हेलो। उधर से कुछ बोला गया जिसे सुन रंजीत बोला, ठीक है, हम लोग कल तक वहां आ जाएंगे। फिर सबसे बोला, अपना सामान पैक करो, हमें कल सुबह यहां से निकलना है। नीलम हैरानी से बोली, हम कहाँ जाने वाले हैं? तो रंजीत बोला, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें कल मिल जाएगा, अभी के लिए इतना जान लो, हम अपने घर जा रहे हैं। फिर वह हॉल से निकल गया। वही यश, काव्या और नीलम अभी भी कंफ्यूज में वही खड़े रह गए। रजावत मेंशन। चंद्रकांत जी अपने पुराने स्टडी रूम में बैठे कुछ पुरानी किताब पढ़ रहे थे। वहां कई पुरानी किताबें फैली थी। सबके बीच हर्षवर्धन जी भी बैठे उन किताबों में कुछ देख रहे थे। कुछ देर बाद हर्षवर्धन जी सीरियस फेस के साथ बोले, हमें लगता है आपको महागुरु की बात मान लेनी चाहिए। ये सच सबका जानना जरूरी है। राठौर कल भी रजावत के साथ थे और आगे भी रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने इंसानियत के लिए अपनी जान दी थी। हम अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते हैं। ये हमारा कर्म और धर्म दोनों है। चंद्रकांत जी बोले, हम भी अपने फर्ज और कर्म से पीछे नहीं हटना चाहते और ना ही हटेंगे, लेकिन हमारे दिल में एक डर है। भले ही हमने वह मौत का मंजर अपनी आंखों से ना देखा हो, लेकिन उसकी कहानियां बचपन में सुनी है। इस बार वह अकेला नहीं आएगा। हर्षवर्धन जी, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आप भूलो मत, प्रिंसेस कौन है? उसकी पहचान क्या है? उसके जन्म का उद्देश्य क्या है? कल भी वह उनके हाथों से हारा था और इस बार भी हारेगा। अब ज्यादा मत सोचो, सबको सच्चाई बताओ दो। चंद्रकांत जी, आप सही बोल रहे हो, समय आ गया है हमारे बच्चों का रजावत खानदान के इतिहास के बारे में जानने का। सबको अपना धर्म निभाना होगा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन जी राठौर मेंशन के लिए निकल गए। रात को डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में जाने लगे। वही चंद्रकांत जी बाहर गार्डन में टहलने चले गए। थोड़ी देर बाद वहां आर्यन आकर चंद्रकांत जैद के पास खड़ा हो गया। रात काफी गहरी और अंधेरी थी। गार्डन में चारों तरफ शांति पसरा था। उसी शांति को चिरते हुए आर्यन बोला, दादू, मुझे आपसे प्रिंसेस के बारे में कुछ जानना है। चंद्रकांत जी ध्यान से आर्यन को देखने लगे, फिर कुछ सोचकर बोले, आपको आपके सवालों का जवाब कल सुबह मिल जाएगा। अभी आप आराम करो। और हाँ, आपकी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है। फिर दोनों अपने रूम में चले गए। नेक्स्ट डे। आज कुछ ऐसे राज बाहर आने वाले थे जिनका किसी को पता नहीं था। उस राज से कुछ की जिंदगियां बदलेगी तो कुछ को अपने जिंदगी का मकसद मिलेगा। पुराना स्टडी रूम काफी पुराना और बड़ा था, जिसमें काफी पुरानी किताबें रखी थी। उसी रूम में इस वक्त पूरी राठौर फैमिली, रजावत फैमिली के साथ विक्रांत जी, प्रणव जी और ऋतिक जी का परिवार बैठा था। एक तरफ डेविल्स मेंबर बैठे थे, वही दूसरी तरफ हमारे बॉयज, तीसरी तरह सारी लेडीज। तो सबसे लास्ट में कीर्ति, अर्पित, अरुण, कृतिका और वीर बैठे, सबको टुकुर टुकुर देख रहे थे। चंद्रकांत जी और हर्षवर्धन जी अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हेड सोफे पर बैठे सभी को देखने लगे। तभी अभिषेक जी बोले, पापा, आपने हम लोग को यहाँ एक साथ क्यों बुलाया है? क्या बात है?
हर्षवर्धन जी बोले हमें आप लोगों को कुछ बातें बतानी है जो आपका जानना जरूरी है। फिर वह विक्रांत, प्रणव और ऋतिक को देखकर बोले आप लोग हमारे बच्चे और इस फैमिली का हिस्सा है, इसलिए हमने आप लोग को यहाँ बुलाया है। आप सब जानते हैं राठौर और रजावत की दोस्ती काफी पुरानी और खास है। हमारा रिश्ता खून का नहीं दिल का है। हमारे दादाजी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसी के साथ हमारे बीच भी वही दोस्ती है। आज जो हम बताने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज हम आपको वही सच्चाई बताना चाहते हैं। फिर वह चंद्रकांत जी को आंखों से इशारा किए। चंद्रकांत जी बोले सालों पहले रजावत और राठौर खानदान का शासन राजस्थान में था। राजस्थान के आधे हिस्से में राठौर और आधे में रजावत का अधिकार था। दोनों राज्य के बीच काफी अच्छे संबंध थे जिसके कारण पूरे राजस्थान में खुशियों और उत्साह का माहौल था। हमारी प्रजा बहुत ही खुश और समृद्ध थी। हमारी खुशियों का कारण राजस्थान की राजकुमारी होती। सब चंद्रकांत जी को कंफ्यूजन से देखने लगे। ऋतिक जी बोले अंकल राजस्थान के खुशियों के कारण वहां की राजकुमारी कैसे थी? चंद्रकांत जी हमारे खानदान को सालों पहले एक वरदान मिला था। रजावत खानदान की लड़कियों को जन्म के साथ कुछ शक्तियां मिलती है जिसका उपयोग वह अच्छे कामों में करती थी। उनका दिल फरिश्ते का और आत्मा शुद्ध होता। वह अच्छाई के लिए अपनी जान देने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। वह हमारी रक्षक होती। आर्यन हैरानी से बोला इसका मतलब प्रिंसेस के पास भी पावर है, वह कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। तो सब कीर्ति को देखने लगे। वही कीर्ति खुद ये सब जान हैरान हो गई। चंद्रकांत जी कीर्ति को देखकर बोले प्रिंसेस का जन्म किसी खास मकसद से हुआ है और इसके पीछे एक कहानी जिसकी शुरुआत आज से 200 साल पहले हुई थी। फ्लैशबैक। 200 वर्ष पहले राजस्थान के जोधपुर में बने शिव जेड के मंदिर में एक भव्य पूजा हो रहा था। उस पूजा में जोधपुर के महाराजा चंद्रशेखर रजावत और उनकी पत्नी कुंती रजावत के साथ पूरा रजावत परिवार बैठा था। वहां करीब 50 से ज्यादा पंडित बैठे थे। उनके साथ जयपुर के महामराज कैलाश राठौर और उनकी पत्नी ममता बैठी थी। पूजा खत्म होने के बाद पुरोहित जी हल्की मुस्कान के साथ बोले मुबारक हो राजा सा, आपके परिवार में पूरे 5 पीढ़ी बाद लक्ष्मी आने वाली है। वह कोई साधारण आत्मा नहीं होंगी, वह शिव और शक्ति का अंश है जिनका जन्म इस धरती पर किसी खास उद्देश्य से हो रहा है। पुरोहित जी की बात सुन वहां बैठे सबके चेहरे पर स्माइल आ गया। शेखर जी हाथ जोड़कर बोले हमें ये शुभ समाचार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुरोहित जी। हम महादेव के दिए इस आशीर्वाद को संभाल कर रखेंगे। हम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है जो हमें ये सौभाग्य मिला है। पुरोहित जी राजा सा अब हम चलते हैं। हम आपको बस यही बोलेंगे आप इनका ध्यान रखना, इनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होगी। फिर पुरोहित के जाने पर सारे पंडित भी उनके साथ वहां से चले गए। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देवेंद्र रजावत चंद्रशेखर के पिता अपने रक्षक से बोले पूरे राजस्थान में मिठाइयां बंटवाई जाए, हमारे घर लक्ष्मी आने वाली है। उनके बोलने पर रक्षक वहां से चला गया। उनके जाने के बाद कुंती के पास एक 10 साल और एक 7 साल का लड़का आकर बोला मासा क्या हमारे घर नन्ही परी आएगी? तो कुंती के अपने पेट पर हाथ रख बोली हाँ हमारी राजकुमारी आएगी और आप दोनों इनके रक्षक हैं। तो दोनों हाँ में सिर हिला दिए। अभी महारानी कुंती 7 महीने गर्भवती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगा। पूरे राजस्थान में खुशहाली का माहौल छा गया। इस खबर से रजवात के साथ राठौर भी बहुत ज्यादा खुश थे। उनके राज्य में भी खुशी का माहौल था। हर तरफ खुशियां बिखरी थी। 3 महीने बाद महारानी कुंती एक नन्ही परी को जन्म दी जिसका नाम राजकुमारी रुद्राक्षी रखा गया। ऐसे ही दिन बीतने लगा। राजकुमारी रुद्राक्षी के आने के बाद वहां की खुशियां दुगनी हो गई। वह जितना दिखने में खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा उनका दिल और मन खूबसूरत था। कुछ लोग उनको देवी मानने लगे। जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी उनकी शक्तियां बढ़ने लगी। जब वह 13 साल की हुई तो उनकी शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ गया जिसको कंट्रोल करने के लिए उनको आश्रम जाना पड़ा। वहां पुरोहित जी उनको शिक्षा देने लगे। कल होने वाला है इस कहानी से सबसे बड़े विलन की एंट्री, तो कल आप लोग रेडी रहना। 5 साल बाद जोधपुर राजस्थान। आज पूरे राजस्थान को फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली थी। राजस्थान की जनता महल से लेकर बाहर तक के रास्ते में अपने हाथों में फूलों की थाली लिए खड़ी थी। हर जगह खुशी और उत्साह का माहौल था। आज पूरे 5 साल बाद राजस्थान की राजकुमारी रुद्राक्षी गुरुकुल से वापस अपने महल आ रही थी। राजस्थान की प्रजा उनके आने के खुशी में उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। पूरी रजावत के साथ राठौर परिवार अपने शाही लोगों के साथ उनके इंतजार में महल के गेट पर खड़े थे। थोड़ी ही देर में सबका इंतजार खत्म हुआ। एक 18 साल की लड़की जिससे राजस्थानी कपड़े पहने थे, जो दिखने में किसी अप्सरा से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत, उसकी नीली आंखों तारों के जैसी चमकने लगी। अपने राज्य और प्रजा को देख अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए वह अपने शाही रथ से अंदर आते हुए हाथ जोड़ सबको प्रणाम करने लगी। उस लड़की को देख सारी प्रजा फूल बरसाते हुए राजकुमारी रुद्राक्षी की जय हो के नारे लगने लगी। इसी के साथ अपना सिर झुका उनका अभिवादन करने लगी। अपनी प्रजा को इतना खुश देख राजस्थान की राजकुमारी रुद्राक्षी की स्माइल दुगनी हो गई। 4 लड़के उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ चल रहे थे। उसके कपड़ों से वह राजघराने के लग रहे थे। 2 लड़के की उम्र 27 साल होंगी, वही 2 की उम्र 24 साल थी।
रुद्राक्षी को खुश देख उनके सर्द चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चलिए थोड़ा इनके बारे में जान ले। राजकुमार आर्यमन, ये जोधपुर के युवराज आर्यमन रजावत और रुद्राक्षी के बड़े भाई हैं। इनकी उम्र 27 वर्ष है। यह अपने परिवार और प्रजा से बहुत प्यार करते हैं। इनकी जान इनकी बहन में बसती है। राजकुमार शिविन, ये जोधपुर के छोटे राजकुमार शिविन रजावत और रुद्राक्षी के छोटे भाई। इनकी उम्र 24 वर्ष है। राजकुमार वेदांत, ये जयपुर के युवराज वेदांत राठौर, उम्र 27 वर्ष। इनके संबंध आर्यमन से काफी अच्छे हैं। ये भी अपनी प्रजा और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। इनके दिल में रुद्राक्षी के लिए अलग एहसास है। राजकुमार देवांश, ये जयपुर के छोटे राजकुमार देवांश राठौर। इनकी उम्र 24 वर्ष है। ये चारों राजकुमारी रुद्राक्षी को गुरुकुल से लेने गए थे। चारों की जान रुद्राक्षी में बसती है। थोड़ी देर बाद शाही रथ महल के दरवाजे के पास आकर रुकी। आर्यमन और वेदांत रुद्राक्षी को रथ से नीचे उतारे। महारानी कुंती और महारानी ममता राजकुमारी की आरती कर उनको महल के अंदर लाए। महल के सब काफी ज्यादा खुश थे। इनकी खुशी की दो वजह थी। पहली रुद्राक्षी का घराना और दूसरी राजकुमार आर्यमन की शादी। उनकी शादी जयपुर की राजकुमारी प्रतीक्षा राठौर से होने वाली है। प्रतीक्षा राठौर युवराज वेदांत की इकलौती बहन है। रुद्राक्षी सबसे से मिल खुश हुई। फिर कुंती जी से बोली, मासा हमारी भाभी सा कहाँ है? वह हमसे मिलने क्यों नहीं आई? हमें उनसे मिलना है। कुंती, बच्चा वह अपने कक्ष में आराम कर रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह आपसे मिलने नहीं आ पाई। रुद्राक्षी परेशानी से बोली, भाभी सा को क्या हुआ? उसकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हमें उनसे अभी मिलना है। ममता जी बोली, राजकुमारी वह ठीक है, उनको थोड़ा बुखार था, आप उनसे बाद में मिलिएगा। उससे पहले आप थोड़ा आराम कर ले, फिर अपनी भाभी सा मिलिएगा। चलिए हम आपको आपके कक्ष में लेकर चलते हैं। रुद्राक्षी भी मान गई। फिर वह कुंती जी और ममता जेड के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के बाद आर्यमन, देवांत, देवांश और शिविन भी अपने काम में लग गए। सबके जाने के बाद अब वहां महाराणा रजावत, रुद्राक्षी के दादाजी कल्याणी रजावत, रुद्राक्षी की दादी प्रदीप राठौर, वेदांत के दादाजी और तुलसी राठौर, वेदांत की दादी बचे। कल्याणी जी खुश होकर बोली, हमारी बच्ची कितनी बड़ी और प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। उनके आने से हमारे घर में खुशियों की बहार आ गई। तुलसी जी, आप सही बोल रही है। राजकुमारी के चेहरे पर एक अलग तेग है जो उनको सबसे अलग बनाती है। प्रदीप जी महाराणा जी से बोले, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द अपनी राजकुमारी को अपने घर पूरे हक से ले जाना है। महाराणा जी मुंह बनाकर बोले, आप अभी भूल जाओ, हम अपनी बच्ची को अभी कहीं जाने नहीं देंगे। वह अभी अभी हमारे पास आई है और आप उनको हमसे अलग करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। प्रदीप, ऐसे कैसे? हम तो उन्हें लेकर जाएंगे। जयपुर की महारानी और अपने युवराज वेदांत की पत्नी बनाकर। ऐसे ही सब बहस करने लगे। वही वहां काम कर रहे नौकर उनको देख मुस्कुराने लगे, क्योंकि यह उनका हमेशा का था। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के अंतिम छोर पर जंगलों के बीच बने गुफे के अंदर से मंत्रों की आवाजें जंगल में गूंज रही थी। वहां दूर दूर तक ना कोई जानवर और ना ही पक्षी दिख रहा था। यह जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक लग रहा था। इंसान का नामो निशान यहां दूर दूर तक नहीं था। गुफा के अंदर एक लड़का, जिसकी उम्र 30 वर्ष होंगी, वह काले कपड़े पहने, अपने शरीर पर राख लगाए, अपने सामने बने बड़ी सी मूर्ति की पूजा कर रहा था। उसकी आवाज उस खाली गुफा में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म होने पर वह अपना हाथ काट अपना खून उस मूर्ति पर चढ़ाया। तभी वहां एक 70 साल का आदमी आया। उसने भी काले कपड़े पहन रखे थे। उस आदमी के आने के बाद वह लड़का उस आदमी के सामने हाथ जोड़ खड़ा होकर बोला, बाबा हमने सारी विधि पूरी कर ली, अब हमें आगे क्या करना होगा? बाबा हंसते हुए बोले, भैरव हम बहुत ज्यादा खुश है, आप हमारी शिक्षा को एक अलग मुकाम पर लेकर आए हैं। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे साथ शैतान के देवताओं को भी आप पर गर्व हो रहा होगा। बहुत जल्द इस दुनिया में हमारा राज होगा। भैरव बोला, बाबा हमारा सपना जरूर पूरा होगा, इस दुनिया में बहुत जल्द हमारा राज होगा। यहाँ सिर्फ हमारे शैतानों के गुरु की पूजा होगी। बाबा कुछ सोच थोड़ा परेशान होकर बोले, लेकिन हमारे इस सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है, वह वापस आ गई है। भैरव सर्द आवाज में बोला, वह कौन है जो हमारे रास्ते में आ रहा है? मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा। बाबा बोले, वह राजस्थान की राजकुमारी है, उनके होते हुए हम कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। उनका आत्मा बहुत ही ज्यादा पवित्र और पाक है। वह शिव और शक्ति का अंश है। उनके पास अंधेरों को खत्म करने की ताकत है। वह स्वर्ग से आए एक फरिश्ता है। भैरव अपने सर्द और खतरनाक आवाज में बोला, तो क्या हुआ अगर वह एक फरिश्ता है? अगर वह मेरे रास्ते में आए तो उससे मरना होगा और उसका भगवान भी उसे नहीं बचा पाएगा। जो भगवान खुद कमजोर है वह उनकी क्या रक्षा करेगा? बाबा अपने गंभीर आवाज में बोले, भैरव अगर तुम्हें इस दुनिया पर राज करना है तो सबसे पहले तुम्हें उसकी बलि शैतान के देवताओं को देना होगा। उसकी आत्मा पवित्र है, उसकी आहुति से तुम दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान बन जाओगे। भैरव आप विधि की तैयारी करिए, मैं उसे लेकर आऊंगा। इस बार हमारे देवता को शिव शक्ति के अंश की बलि मिलेगी।
बाबा भैरव, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, उसके पास कुछ ऐसी ताकत है जिससे वह बुराई के अंदर भी अच्छाई की ढूंढ लेती है। एक समय में तुम भी उस भगवान के भक्त थे, भले ही तुम्हारी अच्छाई खत्म हो गई हो और तुम्हारे अंदर दानव का अंश है। बाबा की बात सुन भैरव जोर से दहाड़ने लगा, उसकी आंखें खून के जैसी लाल हो गई। इस वक्त वह पूरी तरह अपने शैतानी रूप में आ गया था। वह चिल्लाते हुए बोला, नहीं हूं मैं उस कमजोर पत्थर की मूर्ति का वक्त, मुझमें उसका अस्क नहीं है। मैं भैरव हूं, मेरे अंदर दानव का अंश है। मैं शैतानों के देवता का पुजारी हूं और मेरी पहचान यही है। जैसे आज तक उन 200 लोगों की बलि मैंने दी है, वैसे ही उसकी भी दूंगा। कोई भी मेरे अंदर बदलाव नहीं ला सकता। इतना बोल वह गुफा से निकल गया। भैरव के जाने के बाद बाबा, जो और कोई नहीं, एक बहुत बड़ा तंत्रिक और दानव वंश का पुजारी था। उसके पास कई तरह की काली शक्तियां थी। वह खुद से बोला, मैं जनता हूं तुम्हारे रग रग में काली शक्तियों का वास है, लेकिन ये बात भी सच है, तुम्हारी आत्मा कभी शुद्ध थी। दानव के अंदर भी देव का अंश होता है। तुम्हें काली विद्या सिखाने का मेरे उपदेश तुम्हारी अच्छाई को खत्म कर बुराई के करीब लाना था, जिसमें मैं सफल रहा। फिर अपने देवताओं के मूर्ति के पास बैठकर बोला, लेकिन मैं इस बार तुम पर किसी भी तरह की अच्छाई हावी नहीं होने दूंगा। तुम दानव वंश के आखिरी अंश हो, तुम ही इस संसार में दानव राज्य की स्थापना कर सकते हो। चलिए अब हम थोड़ा भैरव के बारे में जान लेते हैं। भैरव के पिता दानव वंश के राजकुमार तुषार थे। ये दानव जरूर थे, लेकिन अभी किसी का बुरा नहीं किया। एक दिन इनके एक इंसानी लड़की भैरवी से प्यार हो गया, जो ईश्वर की बहुत बड़ी वक्त थी। अपने प्यार के लिए तुषार अपने आप को पूरी तरह बदल लिए, अपने अंदर के बुराई को खत्म कर अच्छाई के रास्ते पर चलने लगे। दोनों एक छोटे से गांव में रहने लगे। भैरवी तुषार के बारे में सब कुछ जानकर भी उसको अपना ली। उसको तुषार के दानव वंश से होने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वही भैरवी के ईश्वर भगति से भी तुषार को परेशानी नहीं थी। कुछ वक्त बाद उनके जिंदगी में भैरव के आने से उनकी खुशियां दुगानी हो गई। भैरव में भले ही शैतान का खून था, लेकिन ये हमेशा अपनी मां के साथ शिव की आराधना करता। उसका दिल बहुत साफ था। लेकिन जब वह 10 साल का हुआ तो कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदल गया। कहीं से गांव वालों को तुषार की सच्चाई पता चल गई। उनको लगने लगा तुषार उनके लिए खतरा है। गांव वाले भैरवी और तुषार को गांव के मंदिर के बाहर बंधा कर पहले पत्थर से बहुत मारे, फिर उनको जिंदा जला दिए। ये सब भैरव के आंखों के सामने हुआ। गांव वाले भैरव को अधमरी हालत में गांव से बाहर जंगल में फेंक दिए। उस वक्त वह तांत्रिक, जिसका नाम कालिया था, वह भैरव को बचाया। भैरव को बचाने के लिए कालिया अपनी काली शक्तियां का प्रयोग किया। उसी समय उसको पता चला भैरव कोई आम इंसान नहीं, दानव वंश से है। जब भैरव को होश आया तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। 10 साल की उम्र में उसकी इंसानियत खत्म हो गई। वह बहुत ज्यादा निर्दयी और खतरनाक बन गया। पूरे 1000 से भी ज्यादा लोग को जिंदा जला दिया। वह उस गांव और उनके आसपास के सारे गांव को खत्म कर दिया। इस घटना के बाद उसको ईश्वर से नफरत हो गया। वह शैतान की पूजा करने लगा। वह कालिया से काली विद्या के बारे में जाना, कई पूजा और बलि दिया। इससे उनको कई तरह की सिद्धि प्राप्त हुआ। कुछ साल बाद वह एक बहुत बड़ा तांत्रिक और अघोरी बन गया। वह अपनी शैतानी शक्तियों को जागृत कर लिया। अब इसका एक ही सपना था, इस धरती पर से भगवान के अस्तित्व को खत्म करना है। भैरव उस गुफा से निकल खुद से बोला, जो ईश्वर अपने सामने गलत होते देखता रहा, उसके वजूद को मिटा दूंगा। माना कि मेरे बाबा सा दानव वंश के थे, लेकिन मेरे माँ सा तो उनकी भक्त थी, मैं भी उनका भक्त था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरे राज में कोई उसकी पूजा नहीं करेगा, सब शैतान के भक्त होंगे। फिर वह अपने नए सफर राजस्थान की ओर बढ़ गया। तो आगे क्या होगा? क्या भैरव रुद्राक्षी को मार देगा? जोधपुर। रुद्राक्षी को राजमहल आए पूरे 1 सप्ताह हो गया था। वह वापस घर आकर बहुत ज्यादा खुश थी। वही महल में जोरों शोरे से युवराज आर्यमन की शादी और उनकी राजभिषेक की तैयारियां हो रही थी। आज उनका हल्दी और मेहंदी था, जो कि बहुत अच्छे से हुआ। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। प्रतीक्षा और आर्यमन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनका बचपन का प्यार जो पूरा होने वाला था। वही वेदांत का पूरा ध्यान सिर्फ राजकुमारी रुद्राक्षी पर था, जो किसी पक्षी के जैसे महल में इधर से उधर फुदक रही थी। रुद्राक्षी को वेदांत का पास होना अच्छा लगने लगा था। राज का वक्त। एक कक्ष में राज पुरोहित और महागुरु दोनों बैठे कुछ बातें कर रहे थे। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। तभी वहां राजा चंद्रशेखर रजावत, राजा कैलाश राठौर और राजकुमारी रुद्राक्षी आई। रुद्राक्षी राजपुरोहित और महागुरु को प्रणाम की, फिर उनके चेहरे पर परेशानी देख बोली, क्या बात है? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? महागुरु बोले, राजकुमारी, हमारे राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिसे हम चाहकर भी नहीं रोक पा रहे हैं। राजस्थान ही हवाएं बदल रही है। पहले जहां सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा थी, वहां से नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। ये सुन उन तीनों के एक्सप्रेशन बदल गए। चंद्रशेखर जी बोले, कैसा संकट? महागुरु हमें पूरी बात बताए। महागुरु गहरी सांस लेकर बोले, आपने काल भैरव का नाम सुना होगा। कैलाश जी बोले, हाँ हमने सुना है। वह एक बहुत बड़ा तांत्रिक और अघोरी है। उसके कारण बहुत लोगों की जाने गई है। हमारे पड़ोसी राज्य को खत्म करने में उसका हाथ था, लेकिन हमें उससे कौन सा खतरा है? हमारी तो उससे मुलाकात की नहीं हुई है।
पुरोहित जी हमें भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन अब वह तेजी से हमारे राज्य की ओर बढ़ रहा है। हम नहीं जानते उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन इतना पता है जो भी है बहुत खतरनाक है। उसके आने से दक्षिण ओर की रेत काली पड़ गई है। रुद्राक्षी जो कब से चुप थी वह बोली, हम नहीं जानते वह कौन है, लेकिन हमें इतना पता है हमारे होते हुए हमारी प्रजा को कुछ नहीं होगा। अगर उसके हमारी प्रजा को कोई तकलीफ हुई तो हम राजकुमारी रुद्राक्षी उसकी हस्ती मिटा देंगे। चंद्रशेखर जी और कैलाश जी भी एक साथ बोले, हम भी आपके साथ है राजकुमारी, हमारी प्रजा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर चंद्रशेखर जी बोले, हम सैनिकों को सुरक्षा कड़ी करने को बोलते हैं, कल का दिन खास है। रुद्राक्षी, चंद्रशेखर और कैलाश जी बोली, आप लोग जाकर आराम करें, कल शादी है, हम थोड़ी देर बाद महागुरु और राजपुरोहित जी से बात करके आते हैं। रुद्राक्षी की बात मान दोनों चले गए। उनके जाने के बाद रुद्राक्षी अपनी जगह पर बैठ महागुरु से बोली, गुरुजी हमें काल भैरव बारे में सब बताए। तो महागुरु उसको सब कुछ बता दिए। रुद्राक्षी बोली, अगर वह दानव वंश से है तो उसके पास काली शक्तियां कैसे आई? हम जितना जानते हैं उनके पास दानव शक्तियां होनी चाहिए। महागुरु, आपका सोचना सत्य है राजकुमारी, लेकिन यह भी सच है ईश्वर के लिए उनके दिल में जो नफरत है जिसके कारण वह सही और गलत कुछ नहीं समझ रहा। रुद्राक्षी, लेकिन महागुरु हम जितना जानते हैं इस धरती से सालों पहले दानव जा चुके हैं, फिर यह कैसे यहाँ है? तब पुरोहित बोले, राजकुमारी सालों पहले दानव को घरती लोक से जाना पड़ा था, लेकिन कुछ दीवान यही रह गए थे जिन्हें सही और गलत में अंतर पता था। उसमें से एक तुषार था, कालभैरव के पिता। उन्होंने वादा किया था वह इंसान को हानि नहीं पहुंचाएंगे। रुद्राक्षी, उनको रोकने का कोई तरीका तो होगा, क्योंकि वह जो करना चाहते हैं उससे मानव जाति का अंत हो जाएगा। पुरोहित जी परेशानी से बोले, राजकुमारी हम इस समय उनको मार नहीं सकते क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था, साथ में उनके पास कुछ अच्छाई की शक्तियां हैं जो उनके माता पिता से मिला है, और अगर वह मारा तो उनके अंदर की काली शक्तियां मानव जाति के लिए श्राप साबित होगा। तभी महागुरु बोले, एक रास्ता है, अगर हम उनको गलत साबित करें तो कुछ हो सकता है। रुद्राक्षी उनको सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी वह अपनी बात समझते हुए बोले, कालभैरव को लगता है ईश्वर का वजूद झूठा है, उनके पूजा करने पर लोगों को सिर्फ दर्द मिलता है। अगर किसी के पास सही गलत का ज्ञान ना हो फिर भी वह अगर अपने अंदर के अच्छाई को पहचाने तब उसका भ्रम दूर होगा, उसे समझ आएगा अच्छाई और सच्चाई ईश्वर का रूप है। महागुरु की बात राजपुरोहित और रुद्राक्षी दोनों समझ गए। तभी रुद्राक्षी कुछ सोचकर बोली, उसे इस वक्त मार नहीं सकते, लेकिन कैद तो कर सकते हैं। उसकी कैद ऐसी होगी जिसमें ना वो जिंदा रहेगा ना ही मर पाएगा। उसके बाद रुद्राक्षी उनसे कुछ बोली, जिसे सुन राजपुरोहित परेशान होकर बोले, नहीं राजकुमारी आप ऐसा नहीं कर सकती है, इसमें आपकी जान जा सकती है। ऐसे भी हमें अभी उसके इरादों का पता नहीं है। रुद्राक्षी इस पर हल्की स्माइल के साथ बोली, पुरोहित जी आप जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हैं? ये बात हमें और आपको दोनों को पता है, उसके यहाँ आने का मकसद क्या हो सकता है? फिर वह अपनी जगह से उठ बोली, कल की तैयारी कीजिए, कल का दिन हमारे और उसके लिए खास है। बोल वहां से चली गई। वही महागुरु और राजपुरोहित उसके जाते देखते रह गए। महागुरु बोले, शायद यही इनकी नियति है, हमें उनका साथ देना होगा वरना वह पूरे संसार में तबाही मचा देगा। पुरोहित जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब हमें इनके जन्म का उद्देश्य समझ आया, लेकिन इसके बाद भी इनके जिंदगी में सिर्फ दर्द आएगा। हम बस ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे इनको शक्ति दे। अगली सुबह आज जोधपुर के युवराज आर्यमन की शादी और राजभिषेक दोनों था, जिसकी तैयारियां पूरे जोधपुर में हो रहा था। राजमहल को दुल्हन के जैसे सजाया गया। हॉल में एक बहुत बड़ा मंडप लगाया गया। आज जोधपुर की जनता ही अपने युवराज की शादी और उनका राजभिषेक देखने आई थी। थोड़ी देर बाद सबका इतंजा खत्म हुआ और शादी शुरू हो गया। आर्यमन लाल रंग के शाही जोड़े आसामन से उतरे शहजादे लग रहे थे। उसके चेहरे पर एक तेग था। वही प्रतीक्षा भी लाल रंग का शाही जोड़े के साथ सिर पर पतला सा घूंघट लिए शाही गहने में आसमान में उतरी अप्सरा लग रही थी। दोनों मंडप में बैठ गए। रुद्राक्षी ने आज गुलाबी रंग का राजस्थानी लहंगा के साथ गहने पहनी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में हल्की नमी थी। इस वक्त वह आसमान से उतरी परी लग रही थी। वही युवराज वेदांत की नजर सिर्फ रुद्राक्षी पर थी। वही रुद्राक्षी भी इस बात को समझ रही थी। आज सुबह से ही वेदांत का मन काफी ज्यादा बेचैन था। उसको आज कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। देखते ही देखते शादी पूरी हो गई। राजपुरोहित चंद्रशेखर जी से बोले, महाराज युवराज के राजभिषेक का समय हो गया है, युवराज और युवरानी को बुलाए। थोड़ी देर बाद युवराज आर्यमन का राजभिषेक शुरू हो गया। किसी का ध्यान रुद्राक्षी पर नहीं गया, जो महागुरु को कुछ इशारा कर वहां से निकल गई। राजभिषेक के बाद जोधपुर के नए राजा आर्यमन रजावत बन गए। उनके पास भी प्रतीक्षा बैठी थी। उसके चेहरे पर अभी मुस्कान था। थोड़ी देर बाद वहां खुशी और उत्साह का माहौल बन गया। जोधपुर की प्रजा काफी ज्यादा खुश थी। वही पुरोहित जी और महागुरु के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उनका ध्यान सिर्फ रुद्राक्षी पर था। अचानक वहां का मौसम खराब होने लगा। आसमान में काले बादल छाने लगे। इसी के साथ वहां से वातावरण में नकारात्मक शक्तियां फैलने लगी। अचानक महल का दरवाजा खुला और वहां से एक आदमी काले कपड़े में अंदर आया। उस आदमी के शरीर में राख लगा था।
उस आदमी को देख जोधपुर की प्रजा डरने लगी। वह सब एक तरफ हो गए। वही प्रतीक्षा डर से आर्यमन को पकड़ ली। वही बाकी महिलाओं का भी यही हाल था। वह आदमी सिंहासन के थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। उस आदमी के पास से नकारात्मक शक्तियों का आभास होने लगा। आर्यमन अपने रोबदार आवाज में उस आदमी से पूछा, कौन है आप और आपके यहाँ आने का कारण क्या है? आर्यमन के सवाल पर वह आदमी, जो और कोई नहीं काल भैरव था, वह जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक अपनी खतरनाक आवाज में बोला, क्या बात है महाराज, आप हमें नहीं जानते लगता है। आपके महागुरु और पुरोहित जी ने हमारे बारे में आपको नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। हमारा नाम काल भैरव है। काल भैरव सुन सारी प्रजा डर से कांपने लगी। शाही लोगों का भी कुछ वही हाल था। तभी चंद्रशेखर जी सर्द आवाज में बोले, आपके हमारे राजमहल आने का कारण क्या है? क्योंकि हम जीत जानते हैं, आपसे हमारा या फिर हमारी प्रजा का कोई संबंध नहीं है। भैरव अजीब सी टोन में बोला, ज्यादा कुछ नहीं, हम बस राजस्थान की राजकुमारी रुद्राक्षी से मिलना चाहते हैं। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। बहुत सुना है उनके बारे में, तो सोचा एक बार मिल लेते हैं। भैरव के बातों में एक धमकी था जिसे सब समझ गए। उसके मुंह से रुद्राक्षी का नाम सुन आर्यमन, वेदांत, शिविन और देवांश का खून खौल गया। कुछ वही हाल कैलाश जी और चंद्रशेखर जी का हुआ। आर्यमन गुस्से में बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन का नाम लेने की? आपको जो बोलना है हमसे बोलिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आर्यमन की बात सुन भैरव शैतानों के जैसे हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वह हंसते हुए बोला, इस संसार में किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो वह काल भैरव को छू सके। अब हमारा ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए राजकुमारी को बुलाए। आर्यमन को भी गुस्सा आ गया। वह अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था। वह सेना को आदेश देते हुए बोला, सेनापति, इस इंसान को बद्दी बना लिया जाए। इसकी हिम्मत कैसे हुई भरी सभा में राजकुमारी का नाम लेने की? आर्यमन के आदेश पर लगभग 50 सैनिक आकर भैरव को चारों ओर से घरे लिए, जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गया। वह कुछ मंत्र पढ़ अपनी हाथों की अंगुलियां आगे किया। इसी के साथ वहां आए सैनिक के सिर उनके शरीर से अलग हो गया। भैरव उस लाशों के बीच खड़ा खून में सना अपने शैतानी अवतार में आ गया। फिर वह 100 से ज्यादा प्रजा को एक साथ मारते हुए गुस्से में बोला, आपके पास समय कम है महाराज। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रजा और आपका परिवार जिंदा रहेंगे तो हमारे सामने अभी राजकुमारी रुद्राक्षी को जल्दी लाए। महागुरु जो ये सब देख रहे थे वह अपने मन में बोले, महादेव, आज राजकुमारी की असली परीक्षा है, आप उनका साथ देना। अपनी प्रजा को मरता देख आर्यमन, शिविन, देवांश और वेदांत से रहा नहीं गया। वह चारों काल भैरव के सामने आ गए। वेदांत गुस्से में बोला, हमारे होते हुए आप राजकुमारी के परछाई को नहीं देख सकते हैं तो उसको देखना दूर की बात है। भैरव अब तक गुस्से में पागल हो गया था, इसलिए वह उन सब पर हमला कर दिया। भैरव की ताकत उन चारों से कहीं ज्यादा थी। थोड़ी ही देर में वह चारों जमीन जख्मी हालत में पड़े दर्द से तड़पने लगे, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। भौरव अभी आर्यमन को मरता उससे पहले उसके आंखें के सामने एक तेज रोशनी आया, जिसके कारण उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। सबका ध्यान वह रोशनी की दिशा में गया जहां रुद्राक्षी सफेद लहंगे में बिना किसी गहने के अपने बल खोले खड़ी थी। उनका चेहरे शांति था, उसके शरीर से सफेद और नीली रोशनी निकल रहा था। रुद्राक्षी महागुरु और पुरोहित जी इशारा कर काल भैरव सामने आकर अपनी खतरनाक आवाज में बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में आकर हमारे लोगों को हानि पहुंचने की? तब जाकर भैरव अपनी नजर उठाकर रुद्राक्षी को देखा। रुद्राक्षी को देख भैरव की नजरें उस पर ठहर सी गई। रुद्राक्षी की सुंदरत और उसके चेहरे का तेज उसके अंतर मन में बस गया, लेकिन वह जल्द ही होश में आ गया। रुद्राक्षी के इशारे पर सारे लोग उनसे दूर हो गए। अब वहां सिर्फ उन लाशों के बीच भैरव और रुद्राक्षी खड़े थे। काल भैरव रुद्राक्षी को देखकर बोला, वैसे मानना पड़ेगा जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो तुम। लगता है तुम्हारे भगवान ने तुमको फुर्सत से बनाया है। फिर उसके चारों तरफ घूमकर बोला, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। तुम्हारी नियति यही है। तुम्हारे मरने के बाद मैं इस धरती पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। रुद्राक्षी अपनी जलती आंखों से देखते हुए बोली, भूलो मत, तुम भी ईश्वर की संतान हो और तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। तुम मुझे मरना तो दूर छू भी नहीं पाओगे। खुद का संबंध ईश्वर से होता देख काल भैरव गुस्से में पागल होने लगा। वह दहाड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे भगवान नहीं, शैतान का अंश हूं और आज मैं ये साबित करूंगा। हमारी बलि अपने देवता को देकर मैं इस धरती से भगवान का वजूद मिटा दूंगा। फिर काल भैरव अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर वहां खड़ी जनता के साथ शाही परिवार को भी अपनी काली शक्तियों से बांध दिया। इसी के साथ रुद्राक्षी और भैरव में युद्ध शुरू हो गया। वही पुरोहित जी और महागुरु वही एक यज्ञ करने लगे। भैरव रुद्राक्षी और भरी पड़ने लगा। वही कुंती जी, कल्याणी जी और प्रतीक्षा रुद्राक्षी को चोट खाता देख रोने लगे। वही लड़कों के दिल में भी दर्द होने लगा। रुद्राक्षी जमीन पर गिर गई। वही भैरव जोर जोर से हंसते हुए बोला, देखा तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाने नहीं आया है। मैं जानता हूँ वह सिर्फ एक पत्थर की मूर्त है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। फिर हम दोनों मिलकर इस धरती पर राज करेंगे।
रुद्राक्षी अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोली, मैं सच का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाएगी। सच्चाई और अच्छाई का मतलब ही ईश्वर की आराधना होता है। भैरव गुस्से में बोला, यह अच्छाई कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बुराई है। लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आएगा क्योंकि तुमने जिंदगी में दर्द और अकेलापन महसूस नहीं किया है। अगर करती तो तुम्हें समझ आता अपनों से अलग होना क्या होता है, अकेले जीना क्या होता है। बताओ, अगर ईश्वर है तो उनके सामने दो निर्दोष की जान चली गई, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? इसका जवाब है तुम्हारे पास, अगर तो बताओ, मैं भी जानना चाहूंगा। फिर हंसते हुए बोला, बताओ क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं और मेरे बाबा दवान थे, यही कारण था। और अगर हम दानव हैं तो इंसानियत क्यों दिखाए? भैरव की सारी बात सुन रुद्राक्षी बोली, जानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसका जवाब तुम्हें वक्त आने और मिल जाएगा, लेकिन इससे तुम्हारे किए पाप कम नहीं होंगे। मैं रुद्राक्षी ईश्वर से अपने दूसरे जन्म से दर्द और अकेलापन मांगती है। तुमने बोला दर्द और अकेलेपन इंसान गलत रास्ता चुनता है, लेकिन मैं ये तुम्हें साबित करूंगी, इसमें भगवान की गलती नहीं है। इसी के साथ रुद्राक्षी के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगा। वह भैरव चारों तरफ से घेरने लगा। भैरव समझ गया ये क्या हो रहा है। वह चिल्लाते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा करने और तुम भी खत्म हो जाओगी। रुद्राक्षी हल्की मुस्कान के साथ बोली, जानती हूँ, लेकिन अगर मेरे मारने से हजारों जिंदगियां बचती है तो मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा। तुम आज से इस कैद में जब तक रहोगे तब तक मैं तुम्हारे सवालों का जवाब लेकर नहीं आ जाती हूँ। इसी के साथ भैरव की आंखें बंद हो गई और वह जमीन पर गिर गया। भैरव के गिरते ही सब आजाद हो गए। सारे लोग भागकर रुद्राक्षी के पास आए। वह अपनी आखिर सांस ले रही थी। चंद्रशेखर जी उसके सिर को अपनी गोद में रखकर बोले, बच्चा, आपने ऐसा क्यों किया? आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? आर्यमन और वेदांत भी उसको नम आंखों से देखने लगे। सारे घर वालों और प्रजा के आंखों में आंसू था। रुद्राक्षी हल्की मुस्कान के साथ बोली, हमारा ये करना जरूरी था, लेकिन आप दुखी ना हो, हम दोबारा आपकी संतान बनकर आएंगे। फिर कुंती को देखकर बोली, आपके कोख से हमारा जन्म होगा। आर्यमन और शिविन से बोली, आपकी राजकुमारी हम बनेंगे। सबसे लास्ट में वेदांत का हाथ पकड़ बोली, हम आएंगे दोबारा आपके पास, ये वादा है हमारा आपसे। फिर वह महागुरु से बोली, आपको पता है ना आगे क्या करना है? तो वह हमें सिर हिला दिए। इसी के साथ रुद्राक्षी की सांसें रुक गई। रुद्राक्षी अपने प्रजा और मानवता को बचाने के लिए खुद को खत्म कर दी। जोधपुर की प्रजा और रुद्राक्षी के परिवार के आंखों में आंसू रह गया। फ्लैशबैक एंड। सारी बातें सुनने के बाद स्टडी रूम में बैठे लोगों के आंखों में आंसू आ गया। अब आगे क्या होगा? रुद्राक्षी और कालभैरव की कहानी सुन स्टडी रूम में बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। डेविल्स जो कभी रोते नहीं थे उनकी आंखें भी नम हो गई। उनके साथ रेहान, प्रतीक्ष और आर्यन के आंखों में भी नमी आ गया। वही विक्रम जी, राधिका जी, आर्यन और प्रतीक्ष के दिल में बेचैनी के साथ दर्द होने लगा। वही कीर्ति को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे। तभी कार्तिक बोला, दादू आगे क्या हुआ? रजावत और राठौर के साथ चंद्रकांत जी बोले, रुद्राक्षी के जाने के बाद राजस्थान से खतरा हट गया। वहां की प्रजा सुरक्षित हो गई, लेकिन सबके दिल में राजकुमारी को खोने का दर्द था। वही रजावत और राठौर खानदान की जैसी खुशियां कहीं गुम हो गई। जिंदगी सबकी चल रही थी लेकिन खुश कोई नहीं था। राजा चंद्रशेखर और युवराज आर्यमन अपनी बेटी और बहन को ना बचा पाने का दोषी खुद को मानने लगे। युवराज वेदांत भी खुद को दोषी मानने लगे। वह अपना पूरा जीवन राजकुमारी के याद में उनके होकर बिता दिए। महागुरु और राजपुरोहित जी कालभैरव को अपने साथ ले गए, लेकिन इस हादसे के कुछ महीने बाद कालभैरव अचानक कहीं गायब हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला, लेकिन सबको इस बात की शांति थी वह अपनी कैद से नहीं निकलेगा तब तक राजकुमारी वापस नहीं आ जाती। सबको राजकुमारी रुद्राक्षी के आने का इंतजार था और 5 पीढ़ी बाद हमारा इंतजार खत्म हुआ। हमारी रक्षक वापस आए। सब कीर्ति को देखने लगे। वही कीर्ति तो अपनी सोच में गुम हो गई। तभी विक्रम जी बोले, लेकिन अचानक कालभैरव कहाँ गायब हो गया? और आपको कैसे पता चला हमारी प्राइंसेस ही राजकुमारी रुद्राक्षी है? इस बार हर्षवर्धन जी बोली, राजकुमारी रुद्राक्षी के बाद रजावत खानदान में किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ। फिर 5 पीढ़ी बाद कीर्ति का जन्म हुआ, उसी दिन और वही नक्षत्र में जिसमें राजकुमारी रुद्राक्षी का हुआ था। उसी समय हमारी बात महागुरु से हुई, उसका भी यही कहना था। अर्पित हैरानी से बोला, इसका मतलब हमारी प्राइंसेस मैजिकल गर्ल है जिसके पास सुपरनैचुरल पावर है। अर्पित की बात सुन वीर और कृतिका के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया। वही बाकी सबका ध्यान भी कीर्ति पर चला गया। तभी सबको कीर्ति की आवाज आई। वह बोली, अगर आप बोल रहे हो वह सच है तो मुझे ऐसा कुछ याद क्यों नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है मैं वह नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। चंद्रकांत जी, नहीं प्राइंसेस, आप ही राजकुमारी रुद्राक्षी है। और रही बात आपको सब याद आने की, तो उसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना पता है आपको आपके सवालों का जवाब सिर्फ महागुरु ही दे सकते हैं। इसलिए हमें लगता है आप लोग को एक बार उनसे मिलना चाहिए। कीर्ति को भी यह बात सही लगा, इसलिए वह मान गई। वही आर्यन और प्रतीक्ष अपने ख्यालों में गुम हो गए। उन दोनों को ऐसा लगा जैसे उनके साथ यह सब कुछ हो चुका है। अभिषेक जी बोले, लेकिन अंकल अब हमें क्या करना होगा?
चंद्रकांत जी बोले हम चाहते हैं आप लोग आने वाले खतरे के लिए तैयार रहे क्योंकि वह जल्द ही अपने लोगों के साथ आएगा। विक्रांत जी बोले मतलब उनके साथ और कौन होगा? और क्या उनके पास भी जादुई शक्तियां होंगी? चंद्रकांत जी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, अभी के लिए आप लोग अलर्ट रहे। फिर विक्रम जी से बोले आप प्रिंसेस आर्यन, प्रतीक्ष और राधिका के साथ आश्रम जाए, आपको आपके सवालों का जवाब वही मिलेगा। थोड़ी देर बाद कर सब स्टडी रूम से निकल गए। कीर्ति का रूम। कीर्ति अपने रूम में आकर विंडो के पास खड़ी अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगी। उसी के साथ उसके दिमाग में राजकुमारी रुद्रांशी की बातें चलने लगी। कहीं ना कहीं कीर्ति को ये सब सच लगने लगा क्योंकि उसको प्रकाश कुंज की बातें याद आने लगा। रुद्राक्षी के कहे अनुसार उसका ये जीवन बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा वह कालभैरव से बोली थी। कीर्ति अपने सोच में गुम ही तभी उसको अपने कमर और किसी का हाथ महसूस हुआ। अचानक इस एक्शन से वह हड़बड़ा गई। वह पीछे देखती उससे पहले उसके कान में प्रतीक्ष की मैग्नेटिक आवाज आई। वह बोला लिटिल रैबिट प्लीज थोड़ी देर ऐसे ही रहो, मुझे अभी सुकून की जरूरत है जो कि तुम्हारे बाहों में मिलेगा। कीर्ति को प्रतीक्ष के आवाज में बेचैनी के साथ एक दर्द महसूस हुआ, इसलिए वह वैसे ही खड़ी रही। प्रतीक्ष अपना सिर कीर्ति के गर्दन में छुपा लिया। कीर्ति की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसको भी प्रतीक्ष के पास होने पर सुकून मिलता था। कीर्ति को अपने फीलिंग का अंदाजा नहीं था लेकिन वह प्रतीक्ष को पसंद करने लगी थी। उसको प्रतीक्ष का पास होना, उसका साथ अच्छा लगता था। थोड़ी देर बाद प्रतीक्ष कीर्ति से अलग होकर उसके आंखों में देखते हुए डीप वॉइस में बोला लिटिल रैबिट तुम्हें क्या लगता है इस बार वेदांत और रुद्राक्षी एक होंगे? क्या इस बार वेदांत का इंतजार खत्म होगा? क्या उसको उसका प्यार मिलेगा? प्रतीक्ष की बातें सुन कीर्ति के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वह एकटक उसके आंखों में देखने लगी जिसमें उसको खुद के लिए प्यार, इंतजार, बेचैनी, डर, दर्द और तड़प के साथ ना जाने कितने जज्बात नजर आ रहा था। कीर्ति हल्की मुस्कान के साथ प्रतीक्ष के गाल पर हाथ रख बोली मुझे यह नहीं पता वेदांत और रुद्रांशी क्या होगा, लेकिन इतना पता है इस बार मेरे अंशु की लिटिल रैबिट उनसे अलग नहीं होंगी। चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उनके साथ और उनके पास होंगी। कीर्ति के इस बात कर प्रतीक्ष पहले हैरान हुआ लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। वह कीर्ति के सिर पर किस कर उसको अपने गले लगा लिया। प्रतीक्ष आज बहुत ज्यादा खुश था। अगले ही पल वह अपने ओठ कीर्ति के ओठों पर रख किस करने लगा। उनकी किस बहुत ज्यादा पैशनेट और डीप होने लगा। कीर्ति और प्रतीक्ष अपने प्यार में खो गए। दूसरी तरफ गार्डन में आर्यन खड़ा अपने सामने लगे फूलों को देख रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था। तभी उसको अपने पास किसी का प्रेजेंस फील हुआ। वह नजर घुमाकर अपने पास देखा। वहां विक्रम जी खड़े सामने लगे फूलों को देख रहे थे। विक्रम जी सामने की ओर देखते हुए बोले क्या सोच रहे हो? आर्यन सामने देखते हुए बोला पापा अगर हमारी प्रिंसेस ही राजकुमारी रुद्रांशी है तो क्या मैं उसका भाई आर्यमन हूं जो उसको पिछली लाइफ में प्रोटेक्ट नहीं कर पाया? विक्रम जी हल्की आवाज में बोले मुझे नहीं पता लेकिन अगर आर्यमन अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो राजा चंद्रशेखर भी अपनी बेटी को बचा नहीं पाए। फिर गहरी सांस लेकर बोले लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है तो हम इस बार अपनी जान देकर भी अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करेंगे। आर्यन सर्द आवाज में बोला आर्यमन भले भी फेल हो गया लेकिन आर्यन नहीं होगा। इस बार मैं अपनी प्रिंसेस को किसी ही हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। विक्रम जी यू आर राइट, वी विल प्रोटेक्ट आवर प्रिंसेस एट एनी कॉस्ट। फिर आर्यन बोला पापा हमें अब आश्रम चलना चाहिए। तो विक्रम जी हाँ में सिर हिला दिए। थोड़ी देर बाद सब आश्रम के लिए निकल गए। आश्रम के बाहर आकर 15 गाड़ियां रुकी। आगे और पीछे की गाड़ी से पहले गार्ड्स बाहर निकले, उसके बाद बीच की गाड़ी से विक्रम जी, अभिषेक जी और राधिका जी बाहर निकले। वही दूसरी गाड़ी से प्रतीक्ष, आर्यन और कीर्ति निकले। विक्रम जी, अभिषेक जी, राधिका जी, प्रतीक्ष, आर्यन और कीर्ति आश्रम के अंदर जाने लगे। अंदर गेट पर उन्हें पंडित जी मिले। वह सबको महागुरु के पास उनके कुटिया में लेकर आए। सब अंदर आकर महागुरु को प्रणाम किए, फिर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। महागुरु के चेहरे पर तेज के साथ एक मुस्कान था। वह आर्यन, प्रतीक्ष और विक्रम को देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोले आप लोग जो सोच रहे हैं वह सत्य है। क्या होगा आगे? गुरुजी का आश्रम। विक्रम जी, राधिका जी, अभिषेक जी, आर्यन, प्रतीक्ष और कीर्ति महागुरु के कुटिया में उनके सामने बैठे उन्हें देख रहे थे। तभी महागुरु अपनी आंखें खोल हल्की मुस्कान के साथ विक्रम जी और सभी को देख बोले आप लोग जो सच रहे हैं वही सत्य है। यह आप लोग दूसरा जन्म है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी, बहन और प्यार के लिए हुआ है। यह सुन सब हैरानी से महागुरु को देखने लगे। सबके आंखें में खुशी, बेचैनी के साथ और कई भाव आ गए। वही कीर्ति की आंखों शांत जल के भांति शांत थी। कीर्ति को उनके बातें पर विश्वास था क्योंकि उसका भी ये पुनः जन्म था। सबके मनोदशा को समझते हुए महागुरु आगे बोले पिछली जिंदगी में आप सबका सबसे बड़ा अफसोस राजकुमारी रुद्राक्षी की जान नहीं बचाना था। किसी भी लड़की के लिए उसका बाप, भाई और पति उनका रक्षक होता है और अगर उनके सामने उस लड़की की जान चली जाएगी तो उस रिश्ते के साथ इंसान भी बिखर जाता है। पिछली बार आप लोग अपना फर्ज नहीं निभा पाए, इसी बात के लिए आप लोग खुद को दोषी मानते थे। आप लोग के पुनः जन्म का सबसे बड़ा कारण राजकुमारी रुद्राक्षी और उनका वादा था जो उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त किया था।
सारी बात सुन आर्यन बोला, महागुरु आपकी बातें सच हो सकती है लेकिन हमें कुछ याद नहीं है। फिर उनके आंखों में देखते हुए एक विश्वास के साथ बोला, मुझे नहीं याद पिछले जन्म में क्या हुआ, लेकिन इस जन्म में आर्यन रजावत अपनी प्राइंसेस को कुछ नहीं होने देगा। उसके तरफ आने वाले हर खतरे के सामने उसका भाई खड़ा रहेगा। आर्यन के इस बात पर महागुरु मुस्कुराने लगे। फिर आर्यन से बोले, आपको आपके सारे सवालों का जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा। फिर प्रत्यक्ष से बोले, आपको आपके इंतजार, त्याग और सब्र का फल इस जन्म में जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा। आपको अपने प्यार के लिए इस बार लड़ना होगा। फिर महागुरु पंडित जी को कुछ समझाकर विक्रम जी, आर्यन, राधिका जी, अभिषेक जी और प्रत्यक्ष से बोले, आप लोग इनके साथ जाए, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप लोग को इनकी बताई विधि पूरी करनी है। थोड़ी देर बाद विक्रम जी, राधिका जी, अभिषेक जी, आर्यन और प्रत्यक्ष वहां से बाहर निकल दूसरी ओर जाने लगे। अब उस कुटिया में कीर्ति और महागुरु बचे। महागुरु कीर्ति से हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब आप हमसे अपने सवाल पूछ सकती है। हम जानते हैं आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ सवालों का जवाब हम अभी आपको दे सकते हैं, बाकी का आपको खुद बाद में मिल जाएगा। कीर्ति महागुरु से बोली, महागुरु, राजकुमारी ने काल भैरव को कैसे अपने कैद में किया था? क्योंकि हमें जितना पता चला है काल भैरव राजकुमारी से ज्यादा शक्तिशाली था, और सबसे बड़ी बात, काल भैरव अभी कहाँ है? महागुरु अपने सीरियस आवाज में बोले, पिछले जन्म में काल भैरव को कैद करने के लिए आपने एक खास विधि का उपयोग किया था, जो एक दैविक पुण्य आत्मा ही कर सकती है। आपने पंच तत्व की शक्तियों के साथ अपने आत्मा बल और दैविक शक्तियों का उपयोग कर काल भैरव को कैद किया था। तो कीर्ति उसको सवालिया नजरों से देखने लगी, उसको कुछ समझ नहीं आया। महागुरु कीर्ति के भाव को समझते हुए बोले, पंच तत्व मतलब धरती, आकाश, जल, आग और वायु की शक्तियां होती है। इसका उपयोग कर काल के शैतानी शक्तियों को बंधा गया। दैविक शक्तियों जो ईश्वर से मिलती है उसका उपयोग कर उसकी काली शक्तियों को बंधा गया। सबसे महत्वपूर्ण आत्मशक्ति, जिसके ऊपर हमारी जिंदगी निर्भर करती है, आत्मशक्ति हमारी आत्मिक शक्ति होती है। काल भैरव को इन सब शक्तियों से बंधा गया है, इसलिए वह आज तक वह उस कैद में है। कीर्ति जो सब ध्यान से सुन रही थी वह बोली, काल भैरव तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, तो वह आज तक उस कैद में क्यों है? और अगर राजकुमारी अपनी सारी शक्तियों का उपयोग कर काल भैरव को कैद की, तो फिर अभी मेरे पास कौन सी शक्तियां हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर वह कैद है तो वह बाहर कैसे आएगा? महागुरु, काल भैरव को जिस विधि का उपयोग कर कैद किया गया है उसको उससे कोई आजाद नहीं सकता। उसको कैद करने वाला ही उसको उस कैद से निकाल सकता है। और रही बात आपकी शक्तियों का, तो वह आपके पुरानी शक्तियों का सिर्फ एक भाग है जो आपके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके कारण आपकी शारीरिक ऊर्जा पर प्रभाव पड़ रहा है। आपको अपने पंच तत्व की शक्तियों के साथ अपनी सारी शक्तियों को जागृत करना होंगे। उसी के साथ काल भैरव भी अपनी कैद से आजाद होगा। जहां तक बता रही काल भैरव की, तो वह अभी कालिया के पास पाताल लोक में है। कालिया काली शक्तियों का महागुरु है। उसकी काली शक्तियां बढ़ती जा रही है, उनको रोकना बहुत जरूरी है। अगर अब उन्हें नहीं रोका गया तो मावन जाति का अंत होना निश्चित है। कीर्ति, मैं अपनी शक्तियों को कैसे जागृत करूं? महागुरु फिर कीर्ति को कुछ बताने लगे, जिसको सुन कीर्ति बोली, ठीक है, हम सब समझ गए। फिर कुछ सोचकर बोली, महागुरु, मेरे मन के एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? महागुरु पूछने का इशारा किए तो कीर्ति बोली, हमें ये समझ नहीं आया, गांव वालों को तरुण के दानव होने का सच कैसे पता चला था? इस पर महागुरु भी सोच में पड़ गए। फिर कीर्ति से बोले, हमें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हम पता करने की कोशिश करेंगे। आप इतना याद रखना, इस बार काल भैरव के साथ कोई और भी आएगा। कीर्ति थोड़ा परेशान होकर बोली, क्या इस सब से मेरे परिवार को कोई खतरा है? क्या आपके पास कोई उपाय नहीं उन सबको बचाने का? महागुरु बोले, तुम उनकी चिंता मत करो, इस बार उनका जन्म भी किसी खास मकसद से हुआ है, जिसका पता उन्हें जल्द ही चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद कीर्ति महागुरु को प्रणाम कर कुटिया से निकल गई। कीर्ति कुटिया से बाहर निकल मंदिर की ओर बढ़ गई। उसको वहां पुरोहित जी कहते हैं। उनसे थोड़ी देर बात कर कीर्ति मंदिर के बाहर आकर बैठ गई। उसके दिमाग में अभी पुरोहित जी और महागुरु की बातें घूम रही थी। थोड़ी देर बाद उसके पास सब आ गए। विक्रम जी अचानक से आकर कीर्ति को अपने गले लगा लिए। उनके आंखों में इस वक्त नमी थी। वही हाल राधिका जी, अभिषेक जी, आर्यन और प्रतीक्ष का था। कीर्ति उनसे अलग होकर बोली, पापा क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? फिर राधिका जी से बोली, मम्मा आप लोग मत रो ना, आप मेरी टेंशन मत लो, आपकी प्राइंसेस बिल्कुल ठीक है। विक्रम जी भर्राए गले से बोले, प्राइंसेस अपने पापा को माफ कर दो, वह आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तभी आर्यन उसको अपने गले लगा कर बोला, प्राइंसेस अपने भाई को भी माफ कर दो। आई एम सॉरी प्राइंसेस। वही कीर्ति को कुछ समझ नहीं आया, तो वह सांवलिया नजरों से प्रतीक्ष को देखने लगी, जो अपने आंखों में कुछ अलग जज्बात लिए उसे देख रहा था। सबको ऐसे देख कीर्ति थोड़ा जोर से बोली, आप लोग मुझे बातेंगे, आपको क्या हुआ है और आप सब रो क्यों रहे हो? विक्रम जी सबको इशारा कर खुद को संभाल कर बोले, कुछ नहीं प्राइंसेस, हम लोग पास्ट को जान थोड़ा इमोशनल हो गए थे। अच्छा आप ये बताओ, महागुरु ने आपसे क्या बोला? विक्रम के बोलने पर कीर्ति उसको शक भरी नजरों से देखते हुई बोली, पक्का आप सब ठीक हो ना? तो सब हमें सिर हिला दिए।
राधिका जी बोली, बच्चा बताओ ना महागुरु ने सबसे क्या बोला। कीर्ति हल्की मुस्कान के साथ बोली, ज्यादा कुछ नहीं मम्मा, हमें कुछ दिनों के लिए यही आश्रम में रुकना होगा महागुरु के साथ। फिर वह सबको महागुरु की बताई कुछ बात बता दी, क्योंकि वह जानती थी पूरी बात जान उनकी फैमिली परेशान हो जाएगी। कीर्ति की बात सुन प्रतीक्ष अपनी सर्द आवाज में बोला, लिटिल रैबिट आप अकेले यहाँ नहीं रहोगी, हम भी आपके साथ रहेंगे। तो आर्यन बोला, और मैं भी, आप अकेले नहीं रहेगी। कीर्ति दोनों को देखने लगी तो अभिषेक जी बोले, अभी हमें घर चलना चाहिए। फिर सब आश्रम से घर के लिए निकल गए। सबके जानने के बाद महागुरु खुद से बोले, इस बार किसी भी कीमत में आपको जितना होगा, क्योंकि आप पर ही सब कुछ निर्भर करता है। और इस बार आप अकेले नहीं, आपके रक्षक आपके साथ होंगे। पिछली बार वह खुद को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। रजावत मैंशन। रात का वक्त। रात का डिनर कर सब अपने कमरे में चले गए। आज का दिन सबके लिए भरी रहा। चंद्रकांत जी विक्रम जी और आर्यन से बात किए। उनको जब सारा सच पता चला तो वह भी थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन उन दोनों के समझाने पर उसका डर थोड़ा कम हुआ। कीर्ति का रूम। कीर्ति अपने स्टडी रूम में बैठी सामने लगे कंप्यूटर में कुछ कर रही थी। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर में कुछ डिटेल शो होने लगा। उसको देख पहले कीर्ति हैरान हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गया। वह इस वक्त डेविल ड्रैगन का लिटिल वर्जन लग रही थी। कीर्ति अपना चेयर मूव करते हुए बोली, नॉट बैड, दिमाग तो है तुम्हारे पास मिस्टर रंजीत अरोड़ा, मानना पड़ेगा। क्या गेम खेला है। तुम तो मेरे सोच से भी आगे निकले, लेकिन मुझे ये भी पता है ये तुम्हारे अकेले का आइडिया नहीं होगा। इन सब के पीछे जरूर वह मिस्टीरियस आदमी है, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, ये लिटिल डेविल किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर अपने टाइको से बोली, टाइको मुझे आज से 15 साल पहले की राजीत अरोड़ा की सारी कॉल डिटेल के साथ उसके कनेक्शन के रिकॉर्ड चाहिए। मुझे उसके सारे दोस्त और दुश्मन की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। इसी के साथ डेविल एस के अमेरिका जाने के बाद की सारी डिटेल चाहिए। सारे सिस्टम को हैंग करो। करीब 2 घंटे बाद कीर्ति के हाथ में 3 फाइल था, जिसे देख वह खुद से बोली, मुझे जल्द से जल्द सबसे बात करना होगा। ये सच तो सबके सोच से भी ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक है। फिर अगड़ी लेकर खुद से बोली, चल कीर्ति अब सोते हैं, ऐसे भी कल से सबका बैंड बजेगा, मुझे तो बहुत मजा आएगा। फिर थोड़ी देर बाद कीर्ति अपने बेड पर आकर लेट गई। कुछ ही देर में उसको गहरी नींद आ गया। तो आगे क्या होगा। कीर्ति के सोने के कुछ देर बाद उसके रूम में एक परछाई बालकनी से होते हुए अंदर आया। वह परछाई उसके बेड के पास खड़ा होकर एक तक कीर्ति के सोते हुए मासूम चेहरे को देखने लगा। कीर्ति व्हाइट नाइट ड्रेस में बहुत ही ज्यादा मासूम और खूबसूरत लग रही थी। वह परछाई कीर्ति के पास बैठ उसके सॉफ्ट गाल को सहलाते हुए बोला, सॉरी परी, हम आपको पिछली बार उस इंसान से बचा नहीं पाए। आपके वेदू के होते हुए आपको अपनी जान गंवानी पड़ी। हमें माफ कर दीजिए, हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हमने अपना एक वादा पूरा किया, हमेशा आपके रहने का वादा। हमने आपका इंतजार किया उस जिंदगी में भी और इस जिंदगी में भी, और देखिए आज हमें हमारे इंतजार और सब्र का फल मिल गया। आप हमारे साथ हमारे पास सही सलामत है। यह कोई और नहीं प्रतीक्ष है, जो इस वक्त कीर्ति के पास बैठा उसको निहार रहा था। प्रतीक्ष, हमने आपको बहुत याद किया, इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी। फिर प्रतीक्ष आज जो हुआ वह याद करने लगा। फ्लैशबैक। प्रतीक्ष, आर्यन, विक्रम जी, अभिषेक जी और राधिका जी पंडित जेड के साथ महागुरु की कुटिया से निकल पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर पर उनको एक बड़ा पेड़ दिखा। पंडित जेड के साथ सब उस पेड़ के पास बने हवन कुंड के चारों तरह बैठ गए। थोड़ी देर बाद वहां हवन शुरू हो गया। सब अपनी आंखें बंद कर बैठ गए। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे, वैसे वैसे सबके चेहरे पर भाव बदलने लगा। जैसे ही पूजा खत्म हुआ, सबकी आंखें खुल गई। राधिका जेड के आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगा। वह रोते हुए हल्की मुस्कान के साथ विक्रम से बोली, विक्रम, हमारी रुद्राक्षी हमारे पास आ गई, उसने अपना वादा पूरा किया, वह दोबारा मेरे इस कोख से जन्म ली। विक्रम जी राधिका जी को अपने गले लगा, बोले, हाँ राधिका, हमारी बच्ची हमारे पास आ गई, हमारे इंतजार और त्याग का फल हमें मिल गया। अभिषेक जेड के आंखों में भी नमी आ गया। आप लोग को थोड़ा डाउट होगा इन सब में अभिषेक जी कैसे आए, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वही आर्यन और प्रतीक्ष के चेहरे पर भाव बिल्कुल शांत थे, लेकिन उनके आंखें में कई तरह से जज्बात दिखने लगा। तभी पंडित जी बोले, उम्मीद है अब आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर विक्रम जी प्रतीक्ष और आर्यन से बोले, कुछ दिन बाद आप तीनों को राजकुमारी के साथ वापस आश्रम आना होगा, तब आपके बाकी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। थोड़ी देर बाद पंडित जेड के साथ सब वहां से निकल गए। तभी उनको मंदिर के बाहर कीर्ति देखी। फ्लैशबैक एंड। प्रतीक्ष प्यार से कीर्ति के सिर को चूमकर बोला, परी, हम आज बहुत खुश है, आप हमें दोबारा मिल गई, इस बार हम आपको खुद से अलग नहीं होने देंगे। फिर वह वैसे ही कीर्ति को गले लगाए उसके पास सो गया। वही कीर्ति के रूम में बाहर खड़े आर्यन और विक्रम जी प्रतीक्ष की सारी बातें सुन रहे थे। उनके आंखों में भी आंसू आ गया। दरअसल वह दोनों भी कीर्ति को देखने आए थे, लेकिन प्रतीक्ष को रूम में आता देख दोनों बाहर रुक गए। कीर्ति और प्रतीक्ष को सोता देख विक्रम जी गेट लगाकर आर्यन से बोले, अब तुम भी जाकर रेस्ट करो प्रिंसेस। और प्रतीक्ष, दोनों ठीक है? तो आर्यन हाँ में सिर हिला वहां से चला गया। विक्रम जी भी अपने रूम में चले गए।
नेक्स्ट डे, अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रत्यक्ष, आर्यन, विक्रम जी, अभिषेक जी, चंद्रकांत जी और हर्षवर्धन जी विक्रम जेड के स्टडी रूम में बैठे बातें कर रहे थे। आर्यन बेचैन होकर बोला, प्राइंसेस ने हम सबको एक साथ यहाँ क्यों बुलाया है? वह ठीक होंगी ना? विक्रम जी, तुम टेंशन मत लो, वह ठीक होंगी और जो भी बात है वह हमें प्राइंसेस ही बता सकती है, वह आती ही होंगी। तभी स्टडी रूम में खुला और कीर्ति अंदर आई। उसके हाथ में 3 फाइल था। कीर्ति अंदर आकर वह फाइल टेबल रख प्रतीक्ष और आर्यन के बीच बैठ गई। विक्रम जी, प्राइंसेस ये क्या है? और आपको हमसे क्या बात करनी थी? आप ठीक हो ना? कीर्ति गहरी सांस लेकर बोली, ओह पापा, आप कितना टेंशन लेते हो, आपकी प्राइंसेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आप सबसे गुस्सा हूँ। कीर्ति के गुस्सा होने वाली बात सुन आर्यन उसको हंसकर बोला, क्या हुआ बच्चा, आप हमसे गुस्सा क्यों हो? हमने ऐसा क्या किया, आप बताओ। कीर्ति आर्यन से अलग होकर प्रतीक्ष से चिपकर बोली, मुझे लगता है पहले आप लोग को यह फाइल अच्छे से देखना चाहिए, फिर आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कीर्ति के बोलने पर सब एक एक कर वह फाइल उठकर पढ़ने लगे। जैसे जैसे सब फाइल पढ़ने लगे वैसे वैसे सबके फेस एक्सप्रेशन चेंज होने लगा। 30 मिनट बाद सबके चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन आ गया। हर्षवर्धन जी गुस्से में बोले, मैंने कभी नहीं सोचा था वह वीरेंद्र प्रताप इतना गिर सकता है। दुश्मन होने के बाद भी हमने उसको अपना समझा, भरोसा किया और वह हमारे साथ ही इतना बड़ा खेल खेलता रहा। चंद्रकांत जी गुस्से में बोले, हर्ष, सांप को चाहे कितना भी अच्छे से रखो, आखिर में वह अपना रंग दिखा ही देता है। मैंने बोला था हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अभिषेक जी शौक होकर बोले, इसका मतलब वह रंजीत अरोड़ा कोई और भी वीरेंद्र प्रताप का बेटा है जो सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए इतने सालों से हमारे आसपास था। अभिषेक जी, आज तक हम पर जितने हमले हुए इन सब में कहीं ना कहीं यह सब मिले थे, यहाँ तक कि हमारे साथ कई सारे उसके आदमी मिले हैं। विक्रम जी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोले, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आया, अगर वह हमसे बदला लेना चाहता था तो हमें टारगेट करता, हमारी प्राइंसेस को हमसे अलग क्यों किया? और सबसे बड़ी बात, उसकी हमसे क्या दुश्मनी है? विक्रम जी की बात सुन चंद्रकांत जी और हर्षवर्धन जी कुछ सोचने लगे। अचानक उनकी आंखें बड़ी हो गई। दोनों एक साथ बोले, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती है। चंद्रकांत जी बोले, वह हमारे प्यार और भरोसे को ऐसे तोड़ नहीं सकती है। उसके इतने बड़े गलती पर भी हमने उसका साथ दिया, वह हमारे परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकती। हर्षवर्धन जी गुस्से में बोले, चंदू, मैं तुम्हें बोलता था ना, उस पर यकीन मत कर, वह जैसी दिखती है वैसी है नहीं, उसके कारण हमने अपना बहुत कुछ खो दिया। आर्यन, कीर्ति और प्रतीक्ष चुपचाप सबकी बातें सुन समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके कुछ समझ नहीं आया। तभी कीर्ति क्यूरियस होकर बोली, दादू, आप किसके बारे में क्या बात कर रहे हो, हमें भी बताओ। और यह वीरेंद्र प्रताप कौन है? इनसे हमारी क्या दुश्मनी है? हर्षवर्धन जी बोले, हम आप लोग को बताते हैं उसकी क्या दुश्मनी है हमसे। मैं, चंद्रकांत, वीरेंद्र और उसका भाई रघुवीर एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसी कॉलेज में तुलसी जी और मेनका जी पढ़ती थी। रघुवीर चंदू से बहुत ज्यादा जलता था क्योंकि चंदू हर चीज से आगे था। रघुवीर एक बहुत बड़ा लड़कीबाज था, उसके लिए लड़कियों सिर्फ एक खिलौना थी। एक दिन उसकी नजर मेनका पर पड़ा, वह उसकी खूबसूरती देख उसके पीछे पड़ गया। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, उसी वक्त हमने देखा वह मेनका के साथ जबरदस्ती कर रहा है। किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करता देख हमसे रहा नहीं गया और हमारी लड़ाई हो गई। उसके बाद रघुवीर चंदू का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वक्त के साथ चंदू और मेनका के नजदीकियां बढ़ने लगी और प्यार हो गया। कॉलेज खत्म होने के बाद उनकी शादी होने वाली थी। शादी के एक दिन पहले वह मेनका को किडनैप कर लिया और जबरदस्ती उससे शादी करने लगा। उसी वक्त हम अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंच गए। उस जगह के पास में एक खाड़ी था। उसी लड़ाई में रघुवीर खाड़ी से नीचे गिर गया। इस हादसे के बाद प्रताप और रजावत में दुश्मनी हो गया। उस दुश्मनी का बदला लेने लिए वीरेंद्र रजावत परिवार की गोद ली हुई बेटी रजनी को अपना शिकार बनाया। रजनी मुझसे प्यार करती थी, यह बात दोनों फैमिली जानती थी, लेकिन मैं तुलसी से करता था। मेरी और तुलसी की शादी हो गई। उसको लगने लगा रजावत खानदान उसको बेटी मानने का सिर्फ नाटक करता है। रागनी इन सब का दुश्मन रजावत को मानने लगी। गुस्से में आकर बदला लेने के लिए वीरेंद्र से शादी कर ली। शादी में कुछ साल बाद वह दोनों अपनी गलती मान हमसे माफी मांगे और हमने माफ कर दिया, लेकिन हम यह नहीं जानते थे कि वह सब उनका नाटक था। सारी बात सुन सब शौक होकर चंद्रकांत और हर्षवर्धन जी को देखने लगे। वही सबसे ज्यादा फनी रिएक्शन कीर्ति का था। थोड़ी ही देर बाद वह एक्साइटेड होकर बोली, वो दादू, आपकी लव स्टोरी कितनी मस्त है, बिल्कुल मूवी के जैसी। इस पर दोनों दादाजी हंसने लगे। तब जाकर सबको होश आया। विक्रम जी, हमें तो ये पता चल गया उनकी हमसे क्या दुश्मनी है, लेकिन हमें ये पता नहीं चला प्राइंसेस को किडनैप करने के पीछे कारण क्या था। चंद्रकांत जी बोले, रजनी हमारे परिवार से बारे में सब कुछ जानती है। उसे पता था कीर्ति कोई आम लड़की नहीं है। उसी के साथ उसको ये भी पता था राठौर और रजावत की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी प्राइंसेस है। सारी बात सुनने के बाद आर्यन बोला, सबसे पहले हमें गद्दारों को अपने आसपास से निकालना होगा, हम पर नजर रखा जा रहा है।
प्रत्यक्ष मैं आज ही राठौर और रजावत मेंशन के सारे सर्वेंट और गार्ड्स को चेक कर हटवाता हूँ। विक्रम हम अपने तरफ से सब कुछ पता करते हैं। कुछ सोचकर सब कीर्ति को देखने लगे। सबको अपनी तरफ देखता पाकर कीर्ति मासूमियत से बोली, आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? आर्यन प्राइंसेस, आपको ये सब पता कैसे चला, वह भी एक रात में? कीर्ति अपना दांत दिखाकर बोली, वह हमें रंजीत अरोड़ा से पता चला। वीरेंद्र प्रताप के बारे में फिर क्या था? उनके सिस्टम हैक करने पर मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अभिषेक जी प्राइंसेस, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको हमारे अमेरिका होने और वहां क्या हुआ उसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिली? इस पर कीर्ति नजरें चुराने लगी तो विक्रम जी कीर्ति का फेस अपने तरफ कर बोले, प्राइंसेस हमें सारी बात बताओ। कीर्ति मासूमियत से बोली, यह सब हमने अकेले नहीं किया, आधा काम टाइको ने किया। प्रत्यक्ष, लिटिल रैबिट, ये टाइको कौन है? कीर्ति अपने हाथ वॉच आगे कर उसमें एक बटन प्रेस की। इसी के साथ वहां एक रोबोटिक आवाज आई, गुड मॉर्निंग लिटिल मास्टर। यह आवाज सुन सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आर्यन, ये क्या है प्राइंसेस? कीर्ति बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, यह हमारा बेस्ट फ्रेंड टाइको को इस वर्ल्ड का सबसे एडवांस एआई सिस्टम है। टाइको के समय से 10 साल ज्यादा एडवांस है। कीर्ति की बात सुन सबको हैरानी हुई, लेकिन वह सब जानते थे कीर्ति एक जीनियस है। तभी सबकी चंदकाजी आवाज आई। वह कीर्ति से बोले, प्राइंसेस आप आज से कॉलेज जा रही है। आश्रम से महागुरु का कॉल आया था, आपको अगले सप्ताह आश्रम जाना है। कीर्ति एक्साइटेड होकर बोली, वाओ, अब हम भी कॉलेज जाएंगे। फिर टाइको से बोली, टाइको सुना, अब मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरे भी दोस्त बनेंगे। टाइको अपने रोबोटिक आवाज में बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट डे। कीर्ति को खुश देख सब खुश हो गए। तभी आर्यन बोला, प्राइंसेस आप रेडी हो जाओ, हम आपको कॉलेज छोड़ने जाएंगे। ये सुन कीर्ति हम सिर हिला, वहां से अपने रूम में रेडी होने चली गई। अब क्या होगा आगे? इसके आगे की कहानी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।